हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th का साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जी हाँ मेरे दोस्त, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये यूपी बोर्ड क्लास 10th का विज्ञान का 2023 का क्वेश्चन पेपर है, जिसका कोड है 824 ईके। देखो, आपका 2023 में 7 सेटों का पेपर आया था। आप जैसा कि जानते हो हर साल आता है। 2024 में अभी आपका पेपर होगा, तो आपका साइंस का या हिंदी का कोई भी सब्जेक्ट हो गया, पूरे यूपी में 7 सेटों का पेपर रहेगा। तो उसी प्रकार 2023 में विज्ञान का 7 सेट का था, तो हम लोग सातों सेटों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और हर एक सब्जेक्ट का हमने पूरी की पूरी सीरीज स्टार्ट कर दी है। ठीक है, ये ईके वाला पेपर सेट है। इससे पहले हम लोगों ने साइंस का ईजे वाला पेपर सेट सॉल्व कर लिया है। तो अगर आप अभी तक उसको नहीं देखे हो, ठीक, और देखना चाहते हो वही, तो उसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, या मैंने प्लेलिस्ट बना दी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। ठीक है भाई, इससे पहले हमने हिंदी के 4 पेपर सेटों को सॉल्व कर लिया है प्रीवियस ईयर का, साथ में हमने इंग्लिश का भी एक पेपर सेट सॉल्व कर लिया है। तो पूरा का पूरा मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। चैनल पे जाकर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो सारा का सारा ये प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। तो चलो, इस वीडियो में हम लोग ये 824 ईके वाला पेपर सेट सॉल्व कर लेते हैं। इसको देखने के बाद अगर आपका और मन करे देखने को किसी और सब्जेक्ट का, तो आप जाना चैनल पे और प्लेलिस्ट में जाना प्रीवियस ईयर पेपर वाले सेक्शन में, और वहां से देखते रहना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। काफी मस्त ये पेपर कोड है। इसमें मैंने देखा काफी शानदार 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 प्रश्न हैं, और खासकर इधर देखो बायोलॉजी वाले सेक्शन में इसमें। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं इधर। ठीक है, देखो यहाँ मेंडल का नियम है। ठीक, उसके अलावा ये पुष्प का निषेचन वाला, ठीक है, नामांकित चित्र बनाना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रिकाणु नेफ्रॉन आता ही आता है हर साल, और मानव पाचन तंत्र हर साल ये आना ही आना है। तो ये कितने इंपॉर्टेंट सब लोग इधर मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इन सब को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो, सबसे पहले हम लोग जो एमसीक्यू है इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। बाकी कहूँगा, अगर चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और देखो, ये सारा का सारा जो क्वेश्चन पेपर है ना, इसको मैंने खुद टाइप कर लिया, क्योंकि पिछले साल लड़कों ने भेजा था ना, तो धुंधला धुंधला दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने ये टाइप कर लिया है पूरा पूरा। और साथ ही बहुत सारा आपका ना टॉपिक भी हट चुका है साइंस से, इसलिए मैंने जो भी इसमें टॉपिक हटा है उसको स्टार मार्क कर दिया है। तो चलो, आपको देखो पता भी चल जाएगा कि क्या क्या हटा है। चलो शुरू करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले खंड अ के अंतर्गत जो 20 मार्क के बहुविकल्पीय हैं उनको सॉल्व करते हैं, और ये भी 3 पार्ट में बटे होंगे, उपभाग क ख ग, क्योंकि आपकी साइंस 3 पार्टों में बटी हुई है। तो चलो, पहले पार्ट में आपके देखो ये फिजिक्स वाले प्रश्न है, इनको करते हैं। देखो, पहला प्रश्न क्या है कि किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति पर रखना होगा। ओके, हमें देखो क्या वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना है, और बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा बना हुआ, तो उसे कहाँ रखना पड़ेगा भाई वस्तु को? वक्रता केंद्र पे? तो बिल्कुल गलत। अगर वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के बिल्कुल बराबर ही बनेगा। ठीक, लेकिन हमें बड़ा प्रतिबिंब चाहिए, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। चलो, सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं। इधर 1 मिनट, इसको थोड़ा मैं फोल्ड कर लेता हूँ। चलो, सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे कि वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच। वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच, बिल्कुल सही है। अगर हम लोग वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच वस्तु को रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से परे वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। क्लियर भाई? चलो, और दर्पण के ध्रुव पे तो है ये कभी वस्तु रखी ही नहीं जाती। और अगर हम लोग यहाँ पे डी ऑप्शन दिया है कि दर्पण के ध्रुव पी और फोकस के बीच रखेंगे, तो ये तो भाई अगर दर्पण के ध्रुव और ये पोल है ध्रुव, और ये फोकस है, यहाँ वक्रता केंद्र मान लो, तो अगर यहाँ वस्तु को रखते हैं तो उसका पीछे आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो ये आपका सही हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि किसी लेंस की क्षमता की इकाई है। किसी लेंस की क्षमता की इकाई डायोप्टर होती है, जिसको डी से प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन में मीटर दिया है, प्रति मीटर दिया है, मीटर प्रति सेकंड दिया है। तीनों आपके गलत हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन सही होगा। थर्ड वाला क्वेश्चन देख सकते हो कि एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से ये गुजरती है, तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है। सबसे अधिक विचलन किसके लिए होगा? ओके, सबसे अधिक विचलन किसके लिए होगा दिए गए ऑप्शन में से? तो सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का होगा। सिंपल, इसको आप विबग्योर से याद भी किए होगे, VIBGYOR। ठीक है, इसमें सबसे अधिक विचलन ये जो बैगनी है, वायोलेट बैगनी रंग का होता है, और सबसे कम ये लाल रंग का। मतलब इधर से इधर आ जाओ तो घटते क्रम में सबसे अधिक विचलन इसका, उससे थोड़ा कम इसका, उससे थोड़ा कम इसका। ठीक है, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और सबसे कम रेड का। मतलब इस इधर सबसे अधिक और इधर आओ तो सबसे कम।
क्लियर, घटते क्रम में इधर आओ तो चलो अगला ये देखो, ये प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि हट चुका है, मैं स्टार मार्क लगा दिया हूं, ठीक, आपके सिलेबस से हट गया ये। अगला प्रश्न है 5 नंबर, यह क्या है कि किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है। देखो यहाँ नहीं करता है, हमें प्रश्न पूछा गया है। चालक की लंबाई पर, चालक के पदार्थ के घनत्व पर, चालक के अनुप्रस्थ काट पे, तीनों पे डिपेंड करता है भाई, बल्कि चालक के आकार पे यहाँ कोई मतलब नहीं है इसका, तो हमें नहीं करता है, तो इस पे नहीं करता है। क्लियर, चलो 6 नंबर क्वेश्चन है कि कब 4 विद्युत चालकों का संयोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा। देखो परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा, परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम कब होता है, जब प्रतिरोधों को हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं भाई, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। तो सभी को समांतर क्रम यानी समांतर क्रम को पार्श्व क्रम भी बोलते हैं, में जोड़ा जाए, तभी क्या होगा, प्रतिरोध न्यूनतम आएगा, और श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध अधिकतम आएगा। तो न्यूनतम हमें पूछा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग देख सकते हो अपने स्क्रीन पे। यह क्या बोला है कि एक विद्युत चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं। एक विद्युत धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग किस नियम का सहायता लेते हैं भाई, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, या दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। तो सही ऑप्शन आपका सी वाला हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या जो 7 है इसके लिए सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा कि किसी विद्युत धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम का उपयोग करते हैं। क्लियर मेरे भाई, चलो और बाकी देखो, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कब हम लोग यूज करते हैं, तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम हम लोग प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं, याद रखना। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ या इसको हम लोग वाम हस्त नियम बोलते हैं, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, इसका उपयोग हम लोग कब करते हैं, क्यों करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाहिक चालक पर चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं, चुंबकीय बल, ठीक है, चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं। क्लियर मेरे भाई, तो चलो इसके लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम तो ये प्रेरित धारा के लिए है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तो चुंबकीय बल की दिशा के लिए, और यह दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए, ठीक। यह क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ओम का नियम तो यहाँ कोई मतलब छोड़ो इसको, ये तो अलग ही है। चलो आगे चलते हैं, और देखो शायद ओम का नियम इधर अभी हम लोग देखेंगे, इसका डिटेल में 6 मार्क में ये प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, ठीक, इधर दिया भी हुआ है इसी पेपर सेट में, तो अभी आगे हम लोग इसको करेंगे। बाकी चलो ये हम लोग के 7 प्रश्न हो गए। अब देखो हम लोग का उपभाग ख आता है, अब इसमें अगला पार्ट यानी केमिस्ट्री वाले प्रश्न है, तो चलो इनको भी देख लेते हैं भाई। इनको देखने से पहले थोड़ा देखो मैं आपको लक्ष्य बैच के बारे में बता देता हूं, और देखो जो हमने इधर सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है ना, उसका देखो सब इधर हमने बिल्कुल डिटेल्ड में ये सॉल्यूशन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जो भी क्वेश्चन है उसका अच्छे से हम लोगों ने ये फिगर सहित सारी चीज़ें यहाँ मैं दिखा दूँ। ये देखो ये नेफ्रॉन का फिगर है, उसके अलावा ये देखो ये मेंडल का नियम के लिए ये फिगर बनाया गया है, ये ओम के नियम के लिए, तो सारी चीज़ें हम लोग बिल्कुल डिटेल्ड में यहाँ समझेंगे, ठीक है, फिगर के माध्यम से अच्छे से। तो ये सब आपको मतलब कहाँ से ये सॉल्यूशन के साथ पूरा पूरा इसका PDF मिलेगा, तो मैं आपको यहाँ थोड़ा बता दूँ अपने लक्ष्य बैच के बारे में, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं भाई। देखो हमारी एक ऐप है UPMSP स्टडी, UPMSP स्टडी, भले ही आप लक्ष्य बैच लो या ना लो, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना, आपके स्टडी में हेल्प करेगी, ठीक। यहाँ पे हमने जारी लॉन्च किया है लक्ष्य बैच, जी हाँ मेरे दोस्त, लक्ष्य बैच, जिसकी अभी कॉपी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर लोग। तो देखो इस पे हमने मात्र 99 रुपये, ठीक है, मात्र 99 रुपये कर दिया है लक्ष्य बैच की प्राइस, जिसमें आपको 2023 के, ठीक, 2023 से पीछे इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपका ओल्ड पैटर्न हो गया है। 2023 के हिंदी के 7 सेटों का, साइंस का 7 सेटों का, मैथ का, सोशल साइंस, यानी हर एक सब्जेक्ट के 7 पेपर सेट का अच्छे से वीडियो सॉल्यूशन के साथ साथ आपको PDF भी मिलेगा भाई, PDF हर एक मतलब पेपर का सॉल्यूशन PDF में। इससे क्या होगा कि अगर मान लो जैसे 22 फरवरी को आपका एग्जाम है, चाहते हो कि 21 फरवरी को मैं अपना सारा का सारा प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लूँ, तो आप 7 सेटों को आपके पास PDF रहेगा तो पढ़ लोगे, तो आपके बीच बीच में एग्जाम टाइम के बीच में जो छुट्टियां हैं उसमें रिवीजन के भी काम आएगा। 99 रुपये क्या है आप समझ सकते हो, इतनी चीज़ें मिल रही है। और हर एक पेपर सेट में जितने भी ऑब्जेक्टिव है उनका टेस्ट भी मिलेगा वहाँ पे, उनका टेस्ट भी, जैसे ये 20 MCQ है तो उनका टेस्ट भी, तो कम से कम 35 से 40 आपको वहाँ टेस्ट भी मिलेगा।
मिलेंगे। और यही नहीं, आपका जो बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर है, जो बोर्ड द्वारा ऑफिशियली जारी मॉडल पेपर है, ठीक, जिसे आप बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, उसका भी वहाँ पे अच्छे से सॉल्यूशन है एकदम वीडियो के साथ। ठीक है, वीडियो तो है ही, वीडियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीडीएफ, क्योंकि अभी आपको पीडीएफ चाहिए, क्योंकि पीडीएफ से आप सारी चीज़ें तुरंत पढ़ सकते हो। जहां आप वीडियो में 2 घंटे टाइम वेस्ट करोगे, आप आराम से आधे से 1 घंटे में पीडीएफ से सारी चीज़ें क्लियर कर दोगे। और वहाँ पे कोई भी डाउट उत्पन्न हो तो वीडियो है ही, जाकर वीडियो से क्लियर कर लो वो डाउट, सिंपल। और उसका टेस्ट भी वहाँ पे अवेलेबल है, और बहुत सारा मॉडल पेपर मैं अपनी तरफ से वहाँ पे डाला हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारी ऐप यूपीएमएसपी स्टडी पे। ठीक है, कैसे करना है देखो, यहाँ पे फ़ोन में मैं ओपन कर भी दिखाता हूँ। ये हमारी ऐप है यूपीएमएसपी स्टडी। आपको प्ले स्टोर पर जाकर यही सर्च करना है यूपीएमएसपी स्टडी, जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, और सर्च करोगे तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। ठीक है, यहाँ पे आवर कोर्स में आना है, ये क्लास 10th में आना है। ठीक, और यहाँ पे देखो 99 रुपये यहाँ पे दिखाएगा, तो इस पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे नाउ का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी आपके पास पेटीएम या फ़ोन पे, गूगल पे नहीं है, तो यहाँ स्क्रॉल कर कर ये नीचे किसी भी दुकान से आप जन सेवा केंद्र या किसी भी दुकान से जहाँ से आप रिचार्ज कराते हो, वहाँ जाकर यहाँ पे इस क्यूआर कोड पे स्कैन कराकर 99 रुपये भिजवा दोगे। उसके बाद भिजवाने के बाद इस नंबर पे आपको डायरेक्ट कॉल कर लेना है, या फिर जो पेमेंट आपने कराया है उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेज देना है, तो आपको इस बैच में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, चलो तो ये अब मैं साइड में रखता हूँ इसको। अब हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने बता दिया कि आपको कैसे मिलेगा, और इसका फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। अगर केवल सॉल्यूशन नहीं चाहते हो तो ऐप पे ही मिल जाएगा फ्री में। चलो अब हम लोग ये जो 8वां क्वेश्चन है इसको देखते हैं। यह क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? तांबा, सोना, देखो ये पोटेशियम है, ठीक, एल्यूमिनियम। तो सही ऑप्शन ये देखो, पोटेशियम और सोडियम ना बहुत तेज अभिक्रिया करते हैं जल से। हालांकि जल में आप इनको फेंकोगे ना तो मतलब फटाक से पट पट बाजेंगे, आवाज से निकलेगी। चलो तो ये आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है कि निम्नलिखित में से एल्कीन है, एल्कीन हमें बताना है। 3 होता है भाई, एक एल्केन, ठीक, एक एल्कीन और एल्काइन। 3 आप समूह पढ़ते हो आईपीएससी नेमिंग में, तो इसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें हमेशा एक डबल बॉन्ड होता है, और इसमें हमेशा एक ट्रिपल बॉन्ड होगा ही होगा। तो देखो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो हमें एल्कीन पूछा जा रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो ये तो एल्काइन हो जाएगा। यहाँ देखो डबल बॉन्ड है तो ये आपका एल्कीन हो जाएगा। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो ये आपका एल्काइन होगा, तो ये गलत हो जाएगा। ये आपका एल्केन होगा, क्योंकि हर जगह सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, तो ये तो एल्केन हो जाएगा। तो हम लोग का एल्कीन पूछ रहा था, तो एल्कीन ये है, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलो अगला 10 नंबर प्रश्न है कि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। ओके, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा। ओके, पीएच मान पूछा जा रहा है। तो देखो लाल को नीला क्या कर रहा है, लाल को नीला कर रहा है, तो ऐसा लाल को नीला कौन करता है? क्षारीय विलयन, जो क्षारीय विलयन होता है, ठीक है, वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्लियर भाई? तो क्षारीय विलयन का आप देखो पीएच मान क्षारीय विलयन का कितना होता है, वो 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक देखो, ये 1 है, 3 है, 6 है, 8 है, तो ये 8 होगा, क्योंकि क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक, तो 7 से अधिक एक ही ऑप्शन में है, तो यही होगा। क्लियर? और 7 से कम पीएच मान किसका होता है? अम्ल का होता है। क्लियर? और अम्ल क्या करेगा? वो नीले को लाल में बदल देगा, इसका उल्टा। क्लियर मेरे भाई? चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 के बाद 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है तो क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है। यहाँ हमें बताना है कि क्लोरीन के अणु जो है उसमें कौन सा आबंध पाया जाता है। आयनिक आबंध, एक सहसंयोजी आबंध, द्विसहसंयोजी आबंध या त्रिसहसंयोजी आबंध। तो देखो एक सहसंयोजी आबंध इसमें पाया जाता है। अगला 11 के बाद 12 नंबर प्रश्न है कि जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ है। जल को जीवाणु रहित बनाने में कौन सा उपयोगी पदार्थ है? तो धावन या धावन सोडा इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा, फिटकिरी या फिर विरंजक चूर्ण। सही आपका विरंजक चूर्ण हो जाएगा, जिसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोला जाता है, जिसका फार्मूला आप लोग याद रखना, पूछा जाता है कैल्शियम CaOCl2, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, ठीक। इसका जल को जीवाणु रहित बनाने में प्रयोग किया जाता है। और ये बेकिंग सोडा, जिसको आप खाने वाला सोडा भी कह सकते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। क्लियर मेरे भाई? चलो इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ देखो धावन सोडा, धावन सोडा भाई जो धोने के काम आता है, ये क्या होता है? Na2CO3, ठीक है, Na2CO3,
सोडियम कार्बोनेट। और ये फिटकिरी है, फिटकिरी का के बारे में तो ऐसे नहीं पूछा जाता है आपके एग्जाम में, लेकिन चलो मैं इसका फार्मूला बता देता हूँ, शायद पूछ दे। इसका फार्मूला होता है K2SO4, ठीक है, K2SO4 इंटू Al SO4 थ्राइस, ठीक है, K2SO4 इंटू Al SO4 थ्राइस। ये देखो इसको क्या पढ़ते हैं भाई, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। ये क्या है, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, ये फिटकरी का फार्मूला है। आगे चलते हैं, अगला 12 नंबर के बाद 13 नंबर प्रश्न कि जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। भाई आयन इधर उधर हो जाते हैं तो वो आपके ये उभय अपघटन अभिक्रिया, वही द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो ये केमिस्ट्री वाले भी प्रश्न सॉल्व हो गए। अब इधर हम लोग बायोलॉजी वाले प्रश्नों पे आ जाते हैं। उपभाग गौ में ये क्या है कि पादप में जाइलम का कार्य है जल का वहन, जाइलम का कार्य जल का वहन है, और भोजन का वहन फ्लोएम का कार्य है। चलो अगला है कि आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने में से कौन से पौधे का प्रयोग किया, मटर के पौधे पे, ठीक है, मटर। और मटर में भी कभी कभी मतलब आपको फंसा देता है, उद्यान मटर का उन्होंने उपयोग किया था। किस मटर का, उद्यान मटर का। चलो आगे देखते हैं, इधर 1 मिनट, ओके। चलो बीच बीच में मैं भी वीडियो रोक रोक कर पानी पीता रहूं, नहीं तो गला सूख जाएगा, इतना बोल रहा हूं कि। अगला प्रश्न है 16 नंबर, यह क्या है, आप देख सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ओके, कौन सा मादा जनन तंत्र का यानी स्त्री जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय बिल्कुल है भाई, गर्भाशय भी है, शुक्रवाहिका या फिर डिंबवाहिनी है, शुक्रवाहिका नहीं है, ठीक है, ये पुरुष का है, सिंपल, ठीक। तो 16 का आपका सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो 16 के बाद 17 नंबर आप अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हो कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। भाई स्वपोषी पोषण के लिए जो पौधों में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, जल भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है, उसके अलावा सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है। तो ये आपका इनमें से सभी देखो ये यानी सभी जरूरी है, तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और आप OMR शीट में डी वाला भरोगे। ये देखो ये हट चुका है, स्टार मार्क मैंने लगा दिया है। 19 नंबर प्रश्न है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ओके देखो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा, अलैंगिक जनन होता है मुकुलन द्वारा, किस में होता है, अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में या फिर लेशमानिया में। मुकुलन क्या है, मुकुलन एक जनन की विधि है, और जनन की कैसी विधि है, अलैंगिक, ठीक है, जिसमें एक ही उजमज रहता है। तो देखो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो वो होता है ईस्ट में। और ऐसे पूछ दे कि अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा होता है तो वो द्विखंडन अमीबा में होता है भाई, और साथ में लेशमानिया में भी होता है, लेकिन ऑप्शन में से तो कोई एक ही देगा बनाएगा। तो क्लियर मेरे भाई। चलो उसके बाद ये प्लाज्मोडियम है तो इसमें बहुखंडन होता है। आगे चलते हैं, ये मुकुलन क्या होता है, देखो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। मान लो ये ईस्ट है, ठीक है, तो इसमें मतलब जैसे भित्ती सी उगती है, ठीक है, ऐसे भित्ती सी थोड़ा सा मतलब जैसे उगता है और फिर वही एक जीव का रूप ले लेता है। और अमीबा में क्या होता है कि वो 2 भागों में टूट कर सीधे वो दोनों भाग मतलब पहले एक होता है, एक अमीबा वाला सीधा सीधा ये टूट जाता है, और जो टूटता है भाग वो नए जीव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये है। और प्लाज्मोडियम एक ही बार में कई भागों में टूटता है और सारा का सारा भाग एक नए जीव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। चलो आगे चलते हैं, ये सभी अलैंगिक जनन की विधियां हैं। ये तो हट चुका है प्रश्न। चलो आगे चलते हैं, तो ये रहे हम लोग के 20 MCQ, ठीक है, 20 MCQ हमने कर लिया इस पेपर सेट का, EK वाले का। क्लियर मेरे भाई। चलो और EJ वाला पेपर सेट तो हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है, उसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का ही डाल दूंगा, आप प्लेलिस्ट ही जाकर देख लेना। उसमें हिंदी के सारे पेपर का सॉल्यूशन जो 4 सेट मैंने कराए थे वो भी है, इंग्लिश भी है, और साइंस का भी एक जो सेट कराया था वो भी है। चलो अब हम लोग इधर चलते हैं, हम लोग खंड ब पे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो खंड अ के बाद ये हम लोग का खंड ब है, ठीक है, जिसमें हम लोग के वर्णात्मक प्रश्न है। आप लोग देख सकते हो खंड ब वर्णात्मक प्रश्न, और ये भी 3 उपभाग में विभाजित होगा, उपभाग क, ख और ग। एक में आपका फिजिक्स से संबंधित प्रश्न, एक में आपके केमिस्ट्री से, और एक में बायो से। तो चलो सबसे पहले ये फिजिक्स वाले प्रश्न है, इनको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, 4 मार्क का। क्वेश्चन क्या है कि एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए, ओके, अब देखो वाहन को देखने के लिए, पीछे देखने के लिए पश्च देखना है भाई,
पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे उत्तल दर्पण दिया होगा। तो देखो, एक मोटर बाइक पर पीछे आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है। वक्रता त्रिज्या हमें क्या दे रखा है? आर का मान हमें 2 दे रखा है, 2 मीटर। ठीक, तो आर का मान हमें 2 दे रखा है, तो भाई एफ क्या होगा? आर का आधा एफ इक्वल टू आर बाई 2 होता है, तो 2/2 यानी 1 आ जाएगा एफ का मान। और चूंकि उत्तल दर्पण है तो हम लोग का एफ का मान धनात्मक ही रहेगा। ठीक, क्योंकि उत्तल दर्पण के लिए हम लोग का फोकस दूरी धनात्मक ही होता है, अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक होता है, तो एफ का मान हम लोग धनात्मक ही लेंगे। क्लियर? और देखो आगे क्या लिखा है कि बाइक के पीछे से आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर की है। ओके, यानी उसकी दूरी क्या है? 4 मीटर। मतलब मान लो यहाँ पे मतलब जो चल रही है हम लोग की बाइक, उसके शीशे में उसका फिगर देखा जा रहा है, तो वो कितनी दूरी पे है? पीछे 4 मीटर की दूरी पे है। यानी उससे उसकी दूरी यानी वस्तु की दूरी हमें दे दिया है कितना? 4 मीटर। तो वस्तु की दूरी यानी यू का मान हमें दे दिया है 4 मीटर, और वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है, इसलिए यू बराबर -4 हम ले लेंगे। क्लियर भाई? तो गणना कीजिए, गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर और कहाँ दिखेगा। ओके, यानी प्रतिबिंब हमें पूछा जा रहा है, यानी प्रतिबिंब भी हमें पूछा जा रहा है, और इसका किरण आरेख भी बनाना है। चलो करते हैं भाई, सिंपल सा है सवाल, कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट यहाँ करते हैं। देखो, तो सिंपल हमें दे दिया है हम लोग का मतलब एफ बराबर 1 हो जाएगा, और हम लोग का यू बराबर -4 हो जाएगा। तो हमें भी का मान ज्ञात करना है। तो चलो दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से। अब देखो 1/f का जगह पे एक ही रखेंगे, क्योंकि f का मान हम लोग का 1 यहाँ पे मालूम है, बराबर 1/में भी का मान मालूम नहीं, तो उसी तरह रखते हैं। और यहाँ पे देखो प्लस, देखो प्लस 1/में यू का मान हम लोग का -4 है, यहाँ पे -4। तो अब देखो -4, ये -4 है भाई, सटाओ मत। अब देखो माइनस है नीचे, तो ऊपर नीचे माइनस माइनस से गुणा करें तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस यानी यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो 1/1 बराबर 1/में भी माइनस 1/4 ये हो जाएगा। अब देखो हम 1/v यानी 1/v है, तो इसको हम लोग इधर लाते हैं 1/4 को, तो -1/4 इधर आकर प्लस हो जाएगा, यानी 1/1 प्लस 1/4 इधर आकर प्लस हो गया, और बराबर इधर 1/v। पूरे पक्ष को बदल देंगे तो कोई चीज़ नहीं बदलेगा, यानी 1/v बराबर 1/1 प्लस 1/4। ठीक, 1/v बराबर, अब इसको जोड़ते हैं तो 4 कम 4 1 5/4 हो जाएगा। ठीक, हमें v का मान ज्ञात करना है, तो देखो 1/v है तो इसको पलट देंगे और इसको भी पलट देंगे, तो v बराबर ये v/1 यानी वही v हो जाएगा, और ये पलट देगा तो 4/5 हो जाएगा। अब 5 से भाग देंगे इसमें, तो भाई भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव बढ़ाकर 0 बढ़ाएंगे तो 45 यानी 0.8, 0.8 क्या? मीटर, क्योंकि सारी चीज़ें हमें मीटर में दिया था। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा भाई? 0.8 मीटर की दूरी पे बनेगा, सिंपल। ठीक, चलो तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है? किरण आरेख बनाना है। और देखो भी का मान हम लोग का 0.8 मीटर आया, ये इससे क्या प्रदर्शित होता है? भी का मान धनात्मक आने का मतलब कि मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के मतलब इस साइड में बनेगा। ठीक है, बाएं नहीं बल्कि दाएं साइड में बनेगा। क्लियर? और ऐसे भी उत्तल दर्पण में तो बाएं साइड में कभी प्रतिबिंब बनता भी नहीं है। चलो, तो अब इसका हम लोग किरण आरेख भी बना लेते हैं। तो देखो हम लोग का उत्तल दर्पण है भाई, तो ये हम लोग का उत्तल दर्पण मान लो ऐसे होता है। उत्तल दर्पण इसमें इस साइड से कलई की होती है। ठीक भाई, नहीं 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 भाई, 1 मिनट रुक जाओ, इसका इधर बनाऊँ का? हाँ चलो, इधर सादा है। देखो यहाँ पे उत्तल दर्पण के उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, यानी इस साइड से, तो इस साइड से कलई की होगी। ठीक मेरे भाई, चलो ये हम लोग का मुख्य अक्ष इसका इधर होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का मान लो इसको तो हम आगे इधर भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोग का क्या हो गया? ये हम लोग का एफ हो गया। ठीक है, और ये हम लोग का मान लो सी हो गया। अब देखो हम लोग की वस्तु कितनी दूरी पे रखी गई है? यू का मान हमें दिया था 4 मीटर, तो 4 मीटर यानी दर्पण से हम लोग की वस्तु हमेशा इधर रखी जाती है, तो इधर कहीं मान लो यहाँ पे वस्तु हम लोग की रखी है। ठीक, 4 मीटर पे, तो इसको आप दिखाना चाहो तो दिखा भी सकते हो कि यहाँ से ये दूरी कितनी है? 4 मीटर की है। अब यहाँ पे वस्तु रखी है, अब इसका प्रतिबिंब देखो इधर बनता है 0.8 मीटर की दूरी पे। 0.8 इधर ही कहीं होगा, क्योंकि एफ का हमने मान निकाला था यहाँ पे, तो एफ का मान कितना आया था? वो 1 आया था। तो एफ यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है, और हमें दिया है v का मान हम लोगों ने निकाला है कि 0.8, तो प्रतिबिंब यहाँ पे कहीं बनेगा। ठीक, तो चलो इसका किरण आरेख बनाते हैं। तो देखो ऐसे इस वस्तु है ये, तो वस्तु से ऐसे हम लोग का प्रकाश आएगा, तो दर्पण से ये टकरा कर, ठीक है,
ऐसे चला जाएगा। क्लियर मेरे भाई। और ये हम लोग का इधर से ये आता हुआ प्रतीत होगा, इधर से ये फोकस मतलब ये आता हुआ प्रतीत होगा प्रकाश। अब देखो ये हो गया, और एक यहाँ से हम लोग का प्रकाश जाएगा लाइट यहाँ वस्तु से ऐसे यहाँ पे, तो ये ऐसे गुजर जाएगा इस बगल, और ये इधर जाता हुआ मतलब आता हुआ इधर से प्रतीत होगा। तो देखो यहाँ पे काट रही है, देखो ये प्रतिबिंब मैंने सीधा सीधा अच्छे से नहीं बनाया, नहीं तो इसके आसपास ही काटता, तो वही यहाँ पे ये दूरी हम लोग की क्या हो जाएगी 0.8 हो जाएगी। क्लियर। तो ये आपका प्रतिबिंब हो गया। ऐसे आप लोग बना लोगे अच्छे से, आप एग्जाम में बनाओगे तो अच्छे से ये इंची उंची से यूज कर खींचोगे। इसका किरण आरेख ऐसे भी बना सकते हो, ये एक रेखा गई, और ऐसे भी ये जो आप प्रकाश की किरण ये यहाँ पे ध्रुव पे ले गए हो, तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे कर यहाँ पे भी ला सकते हो ऐसे। ठीक, तो ये यहाँ पे तो जाएगा नहीं, फिर ये दर्पण से टकरा कर वापस ही गुजर जाएगा, लेकिन यहाँ वक्रता केंद्र से आता हुआ प्रतीत होगा। तो देखो यहाँ पे कटेगा तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, तो ये ऐसे भी बना सकते हो। क्लियर। तो चलो, तो ये पूरा पूरा हम लोग का हो गया। अब देखो इसका सॉल्यूशन भी पूरा पूरा यहाँ पे देखो, ये पीडीएफ आप देख रहे हो ना, पीडीएफ में पूरा पूरा खंड भाग क में प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का देखो ये पूरा पूरा सवाल का ये अच्छे से सॉल्यूशन किया गया है। ये देख सकते हो अच्छे से इधर तक सॉल्यूशन कर यहाँ पे आंसर लाया गया है, और यहीं पे पहले ही फिगर बना दिया गया है, ये देख सकते हो। तो आप ये मात्र 99 रुपये में लक्ष्य बैच ज्वाइन करोगे ना, तो उसमें ये सारा का सारा पीडीएफ पहले से ही अवेलेबल है, तो आप वहाँ से आसानी से जितनी मन चाहे उतनी बार रिवाइज चीज़ें कर सकते हो भाई। और केवल साइंस का ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट का। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ लक्ष्य बैच आप जरूर ज्वाइन करना। 99 रुपये क्या है भाई, अगर आप मान लो मतलब लक्ष्य बैच में आपको पढ़कर आपके 20 मार्क भी बढ़ जाते हैं, 20 मार्क तो बहुत बड़ी चीज़ होती है 20 मार्क। ठीक है, मात्र 99 रुपये में आपका 20 मार्क बढ़ जाए, कहाँ का कम है भाई। और 20 मार्क नहीं, आपके कम से कम एग्जाम में, ठीक है, अब से भी आप ज्वाइन करते हो ना, तो 100 मार्क का आपका फर्क दिलाएगा भाई। ठीक, कम से कम। तो इसलिए आप ज्वाइन करना जरूर। चलो इधर हम लोग आगे इधर चलते हैं, इस बगल। चलो अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं फर्स्ट के बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन। यह क्या है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित, ओके, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। देखो निकट दृष्टि दोष की यहाँ बात आ गई। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ठीक है मेरे भाई, ये होता है निकट दृष्टि दोष। और इसके हम लोग निवारण के लिए क्या करते हैं, इसके निवारण के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग किस दर्पण का उपयोग, सॉरी मतलब मैं क्या बताऊं, अवतल दर्पण नहीं भाई, अवतल लेंस, अवतल लेंस। ठीक, चलो तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक देख सकने के लिए उसे किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी, यानी एफ का मान हमें पूछा जा रहा है, किस फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना होगा। किरण आरेख भी बनाइए, और 2 + 2 यानी 4 मार्क दिया है। तो चलो इसको करते हैं। देखो अधिक से अधिक कितनी दूरी तक देख सकते हैं, अधिक से अधिक वह 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है, यानी अभी उसके आंखों द्वारा पृथ्वी में कितने दूरी पे ही बन रहा है, 100 मीटर की दूरी पे, यानी भी का मान हमें 100 दे दिया है। ठीक, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, और यहाँ पे देखो हमें फोकस भी दिया है क्या, नहीं, बस हमें v का मान दे दिया है। और देखो अनंत तक देखने के लिए, हमें अनंत तक देखने के लिए उसे किस फोकस दूरी का मतलब लेंस उपयोग करना चाहिए, यानी हमें वह अनंत तक देखना है, यानी वस्तु की दूरी अनंत यानी इनफाइनाइट तक, तो u का मान हमें इनफाइनाइट रख लेंगे। क्लियर। और f तो हमें ज्ञात ही करना है, f हमें ज्ञात ही करना है। तो चलो इसको भी कर लेते हैं, 1 मिनट। चलो इसको किया हुआ है, इसी पे समझाता हूँ, मुझे सादा पेज नहीं मिल रहा है। चलो प्रश्नोत्तर संख्या 2 देखो, हमें भी का मान दिया है 100 मीटर। ठीक है, और चूंकि हम लोग यहाँ से निकट दृष्टि दोष दिया है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर तक की दूरी तक ही देख सकता है। तो देखो यहाँ पे हम लोग 100 मीटर तक ही देख सकता है, तो भी का मान हम लोग 100 मीटर ले लेंगे, और प्रतिबिंब भाई सामने ही तो बनेगा, तो सामने बनेगा तो निगेटिव भी का मान ले लेंगे। और u हमें इनफाइनाइट तक देखना है, तो u इक्वल टू यानी वस्तु की दूरी
हम लोग का इनफाइनाइट ले लेंगे और वो सामने वस्तु हमेशा रखी जाती है तो वो माइनस में होगी और एफ का मान हमें पूछा जा रहा है तो एफ इक्वल टू क्वेश्चन। अब हम लोग लेंस सूत्र से लेंस सूत्र लगा लेंगे। लेंस सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये लेंस सूत्र होता है, दर्पण में प्लस होता है। तो देखो 1/f, एफ का मान हमें मालूम नहीं, उसी तरह रखते हैं 1/v, v का मान हम लोग का -100 तो -100 और ये माइनस तो माइनस और 1 में माइनस इनफाइनाइट। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे माइनस और यहाँ भी माइनस, जब हम माइनस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और उस माइनस से इसमें गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो +1 ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये 1/-100 का -100 और ये +1 में इनफाइनाइट। ठीक, चलो अब देखो 1/f इक्वल टू 1 में -100 और +0, क्योंकि 1 इनफाइनाइट 0 के बराबर होता है, तो 1/इनफाइनाइट इक्वल टू 0। ठीक, तो या इसके जगह पे हमने 1 में इनफाइनाइट की जगह पे 0 रख लिया। अब देखो तो 1/f इक्वल टू हम लोग का यहाँ जुड़ेगा तो वही होगा, यही होगा 1 में -100। ठीक, अब इस पूरे को हम लोग पलट देंगे, इसको भी, तो f इक्वल टू हम लोग का 100 आ जाएगा। क्लियर, -100 और माइनस आने का मतलब क्या है, f का मान यानी फोकस दूरी हम लोग का माइनस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, मतलब हम लोग का जो मतलब लेंस उपयोग होगा वो अवतल लेंस उपयोग होगा, क्योंकि अवतल लेंस का ही फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो यहाँ पे माइनस ये डिनोट कर रहा है कि लेंस हम लोग का अवतल होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि अतः उस व्यक्ति को 100 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग करना होगा। और ऐसे भी हम लोग क्या करते हैं कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का ही उपयोग करते हैं। अब इसका किरण आरेख भी हमें बनाना था कि इसका किरण आरेख बनाइए। तो इस प्रकार का किरण आरेख आपको ऐसे पूरा ये बनाना पड़ेगा। तो आप देख लो ये किरण आरेख बनाने का। ठीक, चलो आगे चलता हूँ मैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हम लोग का थर्ड वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपका 4 मार्क में दिया है, लेकिन हो सकता है इस बार 6 मार्क में भी यह प्रश्न आए आपके एग्जाम में। क्लियर, क्या है यह प्रश्न, देखो कि ओम के नियम क्या हैं, इसकी व्याख्या संबंधित विद्युत परिपथ बनाकर कीजिए। यह भी बताइए कि एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। चलो इस प्रश्न को करते हैं। और बाकी देखो ये विद्युत मोटर अगला प्रश्न है, चौथा और चौथे में अथवा वाला। ठीक है, तो ये विद्युत मोटर है जो आपके सिलेबस से हट चुका है, और ये परिवर्तित विद्युत धारा जनित्र है जो आपके सिलेबस से हट चुका है। तो अब केवल ये एक प्रश्न करना है, इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री वाले सेक्शन पे चलेंगे। तो चलो हम लोग इस प्रश्न को कर लेते हैं, काफ़ी शानदार सा प्रश्न है। ओम का नियम, ओम का नियम आप कैसे करोगे, चलो देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एकदम अच्छे से सारी चीज़ें डिटेल में। देखो लिखोगे आप ओम का नियम, हेडिंग बना लोगे, प्रश्नोत्तर संख्या 3 आप जो भी हेडिंग डाल दोगे और इसमें हेडिंग बना लो ओम का नियम, और इसमें लिखो कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषतः ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसमें बहने वाली धारा सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ये तो सब आप परिभाषा सबको रटा हुआ है। आगे लिखोगे कि यदि सिरों पर लगा विभवांतर भी तथा धारा आई हो तब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा। ठीक, और ये मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोलो या इसको अनुक्रमानुपाती बोलो, भी अनुक्रमानुपाती आई। क्लियर, अब देखो इस अनुक्रमानुपाती यानी इसको हटाने के लिए हम लोग एक नियतांक ले लेंगे आर। ठीक है, भी अनुक्रमानुपाती आई है तो इसको हटाने के लिए हम लोग नियतांक ले लेंगे एक आर, तो आर हो गया इंटू आई हो गया, तो वही भी इक्वल टू आई इंटू आर हो जाता है। ठीक, तो वही भी इक्वल टू आई इंटू आर यहाँ पे हो गया है। ठीक, और अगर यहाँ से आर इक्वल टू देखा जाए तो भी बटा आई यानी वही आर यानी प्रतिरोध का मान हम लोग का भी बटा आई यहाँ से हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई, अब चलो अब हमें आगे इसमें क्या आपको करना है, आगे देखो आगे 1 मिनट थोड़ा हम लोग प्रतिरोध का मात्रक याद कर लेते हैं। हालांकि ये इतना नहीं भी लिखोगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, आपको सीधे अब क्या विद्युत इसकी व्याख्या विद्युत परिपथ, ओके हाँ, इतना इसका मात्रक भी नहीं याद करोगे तो आपका काम चल जाएगा। सीधे अब यहाँ से इसका सत्यापन कर दो, लेकिन चलो थोड़ा इसका मात्रक देख लेते हैं। इसका आप लिख दोगे तो अच्छा ही रहेगा। तो प्रतिरोध का मात्रक ऐसे लिख दो हेडिंग टाइप का और लिखो, क्योंकि हमने अभी देखा इधर फार्मूला कि आर इक्वल टू क्या होता है, वी बटे में आई होता है। तो आर मीन्स प्रतिरोध का मात्रक लिखेंगे, इसके जगह पे प्रतिरोध का मात्रक बराबर भी यानी विभवांतर का मात्रक और बट्टे में आई है यानी आई मीन्स धारा, तो धारा का मात्रक, और प्रतिरोध का मात्रक बराबर विभवांतर का मात्रक, तो वो होता है वोल्ट, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो वोल्ट और बट्टे में धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा। तो वोल्ट बटे एम्पियर, जिसको आप वोल्ट प्रति एम्पियर बोल दोगे। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, वो होता है वोल्ट प्रति एम्पियर। इसको याद रखना, सबको ये याद नहीं होता है,
ठीक है। सबको प्रतिरोध का मात्रक ओम याद होता है, ये नहीं होता है, इसी को कहा जाता है ओम। तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर ये दे देगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे मेरे भाई, ठीक। चलो, तो ये लिखा गया है, अतः प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होगा, जिसे ओम भी कहा जाता है, तथा चिन्ह ये ओम का चिन्ह है द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे इतना लिख दो। अब इसके बाद चलो इस नियम का हम लोग सत्यापन करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे बोला है, क्या बोला है भाई, कि संबंधित विद्युत परिपथ बनाकर कीजिए। ओके, इसकी व्याख्या संबंधित विद्युत परिपथ बनाकर कीजिए। यह भी बताइए कि विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ओके, यह किन किन बातों पर निर्भर करता है ये भी हमें बताना है। ओके, मैंने ये अंत में आई थिंक ये भूल गया है लिखना कि यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। चलो अंत में मैं बता दूंगा कि किन किन बातों पे निर्भर करता है। आप जानते भी हो, चालक की लंबाई पे निर्भर करता है, ठीक है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे निर्भर करता है, साथ ही घनत्व पे भी निर्भर करता है। तो आप लिख लेना, बाकी मैं यहीं पे बता दिया। चलो इसको, बाकी लक्ष्य बैच वाले बच्चे जितने भी हैं टेंशन ना ले भाई, इस वीडियो के बाद अभी इसमें मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है, मैं लिख कर और ऐड कर दूंगा वहाँ पे, ठीक। चलो यहाँ पे देखते हैं, इसका हम लोग सत्यापन करते हैं ओम के नियम का। तो ऐसे हेडिंग बना लो कि ओम के नियम का सत्यापन, ठीक। और हेडिंग में आप लोग लिखो, क्या लिखना है भाई इसमें, आवश्यक उपकरण। क्या क्या आवश्यक उपकरण होगा उसके बारे में हमें थोड़ा लिखना है। तो देखो, इस नियम के सत्यापन हेतु एक बैटरी, आमीटर, कुंजी, धारा नियंत्रक, प्रतिरोध तथा वोल्टमीटर की आवश्यकता होगी, ठीक। ऐसे लिख दो, आवश्यक उपकरण में लिख दो कि इस नियम के सत्यापन हेतु एक बैटरी, आमीटर, आमीटर से हम लोग जिससे विद्युत धारा नापेंगे, कुंजी ऑन ऑफ करने के लिए, धारा नियंत्रक, धारा को कम बेसी करने के लिए धारा नियंत्रक, और प्रतिरोध, एक प्रतिरोध का हम लोग जरूरत पड़ेगा, और वोल्ट मीटर का भी जरूरत पड़ेगा, ठीक। और बस यही चीज़ें जरूरत पड़ेगी, और क्या, कुंजी तो पहले ही हमने देख लिया। चलो तो इतना लिख दो। उसके बाद थोड़ा एक लाइन छोड़कर लिख दो कि सत्यापन हेतु निम्न उपकरणों को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार संयोजित कर लेंगे। ये जो चित्र दिया है इस चित्र के अनुसार हम लोग संयोजित कर लेंगे। यहाँ देखो, यहाँ बैटरी लगा है, ठीक है, और बैटरी से इधर ये धारा आ रही है, तो देखो यहाँ पे धारा नियंत्रक लगा है। यहाँ पे धारा नियंत्रक को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, इस तरह से प्रतिरोध टाइप का कर और ऐसे तीर दे देते हैं। तो ये धारा नियंत्रक हो गया। धारा नियंत्रक को यहाँ इसलिए लगाया गया कि यहाँ बैटरी से धारा आएगी, तो यहाँ धारा नियंत्रक से हम लोग धारा नियंत्रित करेंगे और इधर मतलब अलग अलग धाराएं प्रवाहित करेंगे, ठीक। चलो, तो यहाँ से धारा आ गया, यहाँ से कुंजी आ गई, कुंजी को हम ऑन ऑफ भी कर सकते हैं इधर धारा न जाने के लिए, ठीक। अब देखो, कुंजी के आगे यहाँ पे हम लोग आमीटर माप लगा दिए हैं। आमीटर हम लोग इसलिए लगाए हैं कि यहाँ से जितनी धारा हम लोग की जाए उसको माप लिया जाए। और आमीटर यहाँ पे देखो, ये डायरेक्ट यहाँ पे जुड़ा है, तो आमीटर यहाँ पे याद रखना ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब देखो यहाँ पे, देखो आगे आकर यहाँ पे वोल्टमीटर जुड़ा है। देखो यहाँ पे हम लोग का प्रतिरोध है और प्रतिरोध के बीच यहाँ वोल्टमीटर यहाँ पे जुड़ा है, और तो ये वोल्टमीटर आपका हो गया यहाँ पे। तो इस प्रकार ये पूरा पूरा आप फिगर बना लोगे, ठीक मेरे भाई। चलो, तो फिगर बनाने के बाद अब इसमें क्या करोगे भाई, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वही हम लोग यहाँ पे धारा आ रही है, तो यहाँ से हम लोग कुंजी को ऑन करेंगे। सबसे पहले भाई कुंजी को ऑन करेंगे तो इधर अब धारा जाएगी, ठीक। अब धारा जाएगी तो जो भी धारा जाएगी उसका पाठ्यांक हम लोग नाप लेंगे, ठीक। और फिर हम लोग धारा नियंत्रक से कम या ज़्यादा कर धारा इधर भेजेंगे और फिर उसका पाठ्यांक नाप लेंगे। और अंत में हम लोग नापते नापते अंत में अलग अलग पाठ्यांकों पे हम लोग देखेंगे कि हर जगह जो आर का मान आ रहा है, मतलब प्रतिरोध आ रहा है, वो सेम ही आएगा। तो धारा और विभवांतर के बीच एक ये सीधा एक सरल रेखा प्राप्त होगी, क्योंकि हर जगह प्रतिरोध आपका समान ही आएगा, ठीक है। अगर हम लोग चलो ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो इसको अब कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे कि अब कुंजी को ऑन यानी वही चालू करके आमीटर में, जो ये आमीटर है, इसमें प्रवाहित धारा तथा सिरों पर लगाए गए वोल्टमीटर द्वारा विभवांतर माप लेंगे। इसमें हम लोग धारा माप लेंगे और जो ये वोल्टमीटर लगाए प्रतिरोध में यहाँ पे वोल्टमीटर लगा है, इसके द्वारा विभवांतर माप लेंगे। तो ही लिखा गया है कि अब कुंजी को ऑन करके यानी वही धारा को जाने देंगे और ऑन करके आमीटर में प्रवाहित धारा तथा सिरों पर लगाए गए वोल्टमीटर द्वारा विभवांतर माप लेते हैं। धारा नियंत्रक द्वारा धारा को नियंत्रित कर, इस धारा नियंत्रक द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि धारा को नियंत्रित करते हैं, ठीक। नियंत्रित करने का मतलब अलग अलग पाठ्यांकों पे हम लोग इधर धारा भेजते हैं। तो धारा नियंत्रक द्वारा धारा को नियंत्रित कर आमीटर तथा वोल्टमीटर के कई पाठ्यांक माप कर लिख लेते हैं पाठ्यांक लिख लेते हैं या माप कर लिख लेते हैं। अब विभवांतर को एक्स अक्ष पर हम लोग क्या करते हैं कि विभवांतर को एक्स अक्ष पर, देखो यहाँ विभवांतर को हमने ये एक्स अक्ष पे दर्शाया है, और विभवांतर को एक्स अक्ष पर और
धारा को वाई अक्ष पे, धारा को ये वाई एक्सिस पे हम लोग क्या करेंगे कि दर्शा देंगे, वाई अक्ष पर लेकर एक हम लोग ग्राफ बनाएंगे और अंत में यह परिणाम प्राप्त होता है कि मतलब ये ग्राफ बनाने के बाद अंत में यह परिणाम प्राप्त होता है कि विभवांतर और धारा के बीच एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यानी जो प्रतिरोध आता है यहाँ पे, यहाँ मतलब हर जगह अलग अलग पाठ्यांकों पे जो हमने प्रतिरोध निकाला वो हर जगह सेम आता है। मतलब यहाँ पे ये मतलब एक सरल रेखा प्राप्त होगी, सिंपल, जो प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है। यह ठीक सरल रेखा प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है, वही यहाँ पे लिखा गया है। तो आगे लिख दोगे कि इससे यह सिद्ध होता है कि धारा अथवा विभवांतर में से एक का मान बढ़ाने पर दूसरे का मान भी बढ़ता है, परंतु प्रतिरोध पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थात यह चालक ओम के नियम का पालन करता है। ऐसे अंत में लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा। और ये आपका 4 मार्क अभी पूछा गया था, लेकिन इस बार देखना 6 मार्क में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्लियर। अंत में एक प्रश्न पूछा था कि विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो विद्युत चालक का जो प्रतिरोध होता है वह चालक तार की लंबाई पे भी निर्भर करता है, ठीक है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी मोटाई पे भी निर्भर करता है और घनत्व पे भी निर्भर करता है। तो आप लिख देना नीचे। चलो मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। ओके, अब हम लोग का ये जो फिजिक्स वाला टॉपिक है ना भाई, खत्म हो गया। ठीक, अब हम लोग का अगला उपखंड यानी वही उपभाग ख, हम लोग का केमिस्ट्री वाला पार्ट स्टार्ट होता है। तो चलो अब इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलो ये हम लोग का उपभाग ख है और इसमें पहला प्रश्न है इसका केमिस्ट्री का। और एक तरह से देखा जाए तो चौथे के बाद ये 5वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। 1+1+1 यानी 4 प्रश्न का 4 मार्क आपको मिलेगा। चलो ये हम लोग चित्रित कर लेते हैं भाई। चलो ये 1 मिनट। प्रोपेनल, हमें प्रोपेनल का बनाना है चित्र भाई। प्रोपेनल अंत में क्या लगा है, प्रोपेन प्लस अल, यानी यहाँ अल आ रहा है तो ये कीटोन भाई, कीटोन में ही तो अंत में अल आता है, तो ये कीटोन है और प्रोपेन है तो मेथ एथ प्रो 3 कार्बन। तो यहाँ इसका फिगर किस पे बनाऊं मेरे भाई, 1 मिनट सादा पेज खोजता हूँ, रुक जाओ। चलो यहाँ पे देखो प्रोपेनल, ठीक, तो मेथ एथ प्रो 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन। और प्रोपेनल अल यानी हम लोग का कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप तो हम लोग का कहाँ लगाएंगे भाई, तो एकदम शुरू में लगाएंगे, कि तो इधर लगा दे, कि तो इधर लगा दे, क्योंकि यह 1 2 कहीं नहीं लिखा है कि बीच में कहीं लगाए। तो प्रोपेनल यानी कीटोन, तो अंत में यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं इसके साथ लगा देते हैं। तो देखो इसके साथ लगाएंगे तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन हो जाएगा और ये हम लोग का डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन हो जाएगा। कीटोन का यही होता है CO, ठीक है, ये हम लोग का इसका क्रियात्मक समूह, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है। क्लियर, तो ये कीटोन होता है। चलो और आपका इधर आपका या एल्किल ग्रुप, वही एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है और इधर भी एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, इसका अष्टक पूरा करने के लिए 2 इधर से 1 इधर से 4 हो गया। अब इसका देखो 2 इधर मतलब 2 इधर से 1 इधर से 3 हो गया, 4 कहाँ हुआ है, 1 इधर से, तब 4 होगा। और इसमें भी हम लोग सिंगल बांड हर जगह लगा देंगे क्योंकि प्रोपेन है तो हर जगह सिंगल बांड होगा। अब अष्टक पूरा करते हैं, इसका इस कार्बन का तो अष्टक पूरा 4 पहले से होता है और 1 इधर से साझा, 2 इधर से 1 इधर से 4 हो गया। अगर इसका देखा जाए तो 1 इधर से 1 इधर से और 1 इधर हम लोग हाइड्रोजन लगा देते हैं, 1 इधर लगा देते हैं। इसमें देखो 1 इधर से है तो 1 ऊपर लगा देते हैं, 1 नीचे, तो 3 हो गया और 1 इधर लगा देते हैं 4। तो ये आपका प्रोपेनल का फिगर हो गया। ठीक, चलो सेकंड क्या है कि 2 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल। देखो पेंटेनोइक ओइक आ रहा है यहाँ पे, ओइक किस में आता है भाई, कार्बोक्सिलिक अम्ल में आता है। और 2 मेथिल, 2 लिखा है और मेथिल यानी दूसरे नंबर पे मेथिल है और पेंटेनोइक अम्ल है भाई, पेंटेनोइक अम्ल। और देखो यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, हम लोग का पेंटेनोइक यानी मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट यानी कार्बन की संख्या 5 रहनी चाहिए। ठीक, चलो और हम लोग का ये ओइक जुड़ा है यानी हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो उसका होता है हम लोग का क्या होता है, सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक, इधर हम लोग का मतलब वही एल्किल समूह जुड़ा होता है। अब देखो तो हम लोग का सबसे पहले मान लो हम लोग यही ले लेते हैं भाई, COOH भी ले लेते हैं अंत में, और इससे मान लो 1 कार्बन जुड़ गया और 1 कार्बन इसमें पहले से ही है हम लोग का। ठीक, तो 1 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ 1 लगा देता हूँ 4 कार्बन, इधर 1 लगा देता हूँ 5 कार्बन। क्लियर, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, ठीक, पेंट हो गया, सब में सिंगल बॉन्ड तो पेंटेन हो गया। और ये हम लोग का कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा हुआ है तो ओइक यानी पेंटेनोइक हो गया। ठीक, अम्ल। क्लियर, और 2 मेथिल लिखा है यानी दूसरे नंबर पे मेथिल ग्रुप जुड़ा है, तो दूसरे नंबर पे हम लोग का मेथिल है। तो देखो 1 2 यहाँ आप मेथिल लगा दो या 1 2 या यहाँ आप मेथिल लगा दो, आपका मन। तो मान लो मैं यहीं पे लगा देता हूँ 1 2, दूसरे नंबर पे यहाँ पे मेथिल क्या होगा CH3, ये हम लोग का मेथिल लग गया, सिंपल।
अब चलो हम लोग संतुलित कर लेते हैं हम लोग कार्बन को। देखो यहाँ पे इधर से करते हैं, तो इधर हम लोग का सिंगल बॉन्ड है, ठीक। तो इस इधर से सिंगल बॉन्ड, तो इस कार्बन के लिए हम लोग का अब 2 की जरूरत है, तो 2 हाइड्रोजन हम लोग के पूरे हो गए। ये हम लोग का देखो यहाँ आप मत देखना, ये हम लोग का तो ये ग्रुप है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो यहाँ अष्टक की कोई जरूरत नहीं है, सिंगल यहाँ कार्बन में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखो एक इधर से एक इधर से, तो एक इधर से हम लोग हाइड्रोजन लगा देंगे, एक इधर से। इसमें देखो एक नीचे से एक नीचे से एक इधर से, 3 हम लोग का जुड़ चुका है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ हम लोग आ देंगे, 4 हो जाएगा। और इधर देखो एक सिंगल बॉन्ड इधर से हम लोग का लगा है, तो एक तो पहले ही इसका साझा कर लेगा, एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर लगा देंगे और एक इधर लगा देंगे। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा 2 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल, ठीक है। 2 मेथिल, देखो मेथिल हम लोग का दूसरे नंबर पे लगा है, तो इसलिए 1 2 2, और दूसरे नंबर पे लगा है मेथिल, तो मतलब ये मेथिल 2 मेथिल। और देखो 1 2 3 4 5 कार्बन, मतलब एथ मेथ प्रोब्यूट पेंट आप पढ़ोगे ना, तो आपका मेथ एथ प्रोब्यूट पेंट यानी पेंट हो गया। और हम लोग का इसमें हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो पेंटेन हो गया। और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा है, तो इसके लिए पेंटेन में ओइक जुड़ेगा, तो पेंटेनोइक हो जाएगा। और ये अम्ल है भाई, तो अम्ल अंत में लगा देंगे, तो ही आपका पेंटेनोइक अम्ल हो जाएगा, सिंपल। चलो अगला प्रोपीन है, सिंपल। प्रोपीन भाई एल्कीन ग्रुप का है ये प्रोपीन। और कार्बन कितना है भाई, इसमें कार्बन कितना है आप देख लो, मेथ एथ प्रो 3 कार्बन भाई, तो 1 2 3। अब देखो इसमें प्रोपीन में क्या होता है कि आपका कम से कम एक डबल बॉन्ड होता है, तो इसमें कहीं भी एक डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ या यहाँ। चलो मैं यहाँ ही लगा देता हूँ। अब इसके हाइड्रोजन को हम लोग पूरा कर लेते हैं। इधर देखो 2 से साझेदारी, तो यहाँ 2 की कमी, तो एक इधर लग गया, एक इधर। आप नीचे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, इधर इसमें तो एक सिंगल बॉन्ड लगेगा, तो इधर से इसके लिए 2 है और इधर से 1, यानी 3 इधर पूरा है, तो 1 की कमी है, तो 1 हाइड्रोजन लगा दो। और इसमें 1 से साझेदारी है, तो 3 की कमी है, तो 3 इधर हाइड्रोजन लगा दो, सिंपल। चलो तो ये आपका हो गया। इसका ऐसे भी फिगर बना सकते हो, जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ आपने डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ इस डबल बॉन्ड लगाने का ये तो आपका सिंगल बॉन्ड यहाँ रहेगा, ठीक। यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा, और यहाँ पे आप या इधर भी कहीं लगा दो, ठीक, इधर ही लगा दो। और देखो यहाँ एक इधर से साझेदारी, 2 इधर से, तो एक इधर आपको हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। और इसमें एक इधर से साझेदारी है, 3 की कमी है, तो 3 यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो। तो ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें मतलब कहीं भी, मतलब आप इधर से भी लगा सकते हो, इधर से भी लगा सकते हो, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। ये आपका क्या हो गया, मेथ एथ प्रोपीन हो गया। और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, तो एल्कीन ग्रुप यानी प्रोपीन हो जाएगा, क्लियर। चलो अगला है 2 मेथिल ब्यूटेनॉल 2, इसको 2 मेथिल ब्यूटेनॉल भी बोल सकते हैं। तो देखो 2 मेथिल ब्यूटेनॉल 2 यानी 2 मेथिल, यानी दूसरे नंबर पे हम लोग का मेथिल ग्रुप, यानी मतलब मेथिल ग्रुप एक नहीं होता है, माफ करना, मतलब मेथिल जुड़ा हुआ है, CH3 दूसरे नंबर पे। और ब्यूटेनॉल 2, ब्यूटेन, देखो ब्यूटेन प्लस आल, यानी एल्कोहल ग्रुप है यहाँ पे, तो ब्यूटेन प्लस आल यानी ब्यूटेनॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो भी दूसरे नंबर पे, यानी दूसरे नंबर पे आपका एल्कोहल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है और मेथिल भी जुड़ा हुआ है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं। और क्या है, ब्यूट यहाँ पे यानी ब्यूटेन, तो मेथ एथ प्रो ब्यूट। हम लोग की कार्बन की संख्या कितनी रहनी चाहिए भाई, 4 रहनी चाहिए। तो देखो कार्बन की संख्या 4 बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 कार्बन। और भाई ब्यूटेनॉल यानी ब्यूटेन है, तो हर जगह तो सिंगल बॉन्ड रहेगा ही रहेगा, तो हर जगह सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं। अब देखो 2 मेथिल, दूसरे नंबर पे मेथिल जुड़ा है, और ब्यूटेनॉल 2 यानी ब्यूटेनॉल, मतलब जो हम लोग का ब्यूटेनॉल, यानी इसमें क्या जुड़ा है, ब्यूटेन में एल्कोहल ग्रुप, यानी एल्कोहल ग्रुप भी दूसरे नंबर पे ही जुड़ा है। तो चलो देखो 1 2 इधर से लो या 1 2 इधर से लो, इसमें भी लगा सकते हो, इसमें भी लगा सकते हो, किधर से भी गिनती कर सकते हो। तो मान लो 1 2 मैं इधर से गिनती करता हूँ, तो यहाँ क्या लगा है, दूसरे नंबर पे ही आपका लगा है मेथिल, तो मेथिल आपका हो गया CH3, ये आपका मेथिल हो गया। और यही दूसरे नंबर पे ही लगा है आपका एल्कोहल, तो इधर एल्कोहल हो गया, ठीक, सिंपल। अब चलो इसका तो इस कार्बन का तो अष्टक पूरा हो गया, इधर देखो 4 साझेदारी हो गई, इसका हमें अष्टक पूरा करना है। तो यहाँ एक इधर से हाइड्रोजन और एक इधर से हम लगा देते हैं। इधर देखो इसकी इधर से एक साझेदारी, 2 की कमी, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। इसकी देखो एक इधर साझेदारी है, 3 की कमी है, तो एक इधर लगा दे, एक इधर लगा दे, एक इधर। तो ये आपका देखो ये संरचना हो गया पूरा पूरा किसका, 2 मेथिल ब्यूटेनॉल 2 का, सिंपल। चलो भाई क्लियर। तो चारों हमने संरचनाएं बना ली, इसका आप बनाओगे तो 4 मार्क आपको मिल जाएगा। ये देखो आपका ये सिलेबस से हट चुका है, ये संयोजकता, ये सोडियम मैग्नीशियम, ये सब हट चुका है भाई, ये
वो मतलब आवर्त सारणी वाला जो चैप्टर था ना पहले, वो हट चुका है, तो ये प्रश्न नहीं आएगा आपके एग्जाम में, सिंपल। चलो थोड़ा 1 मिनट मैं पानी पी लेता हूँ, उसके बाद अब आगे की हम लोग ये संतुलित करने वाली निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पानी पीकर इसको संतुलित करता हूँ, 1 मिनट। ओके चलो, तो हम लोग इन दी गई समीकरण को संतुलित करते हैं भाई। ठीक, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। चलो संतुलित करते हैं भाई। चलो बैटरी बैठ रही है, इसको कर लेता हूँ फटाक फटाक, उसके बाद चार्ज कर लेता हूँ फ़ोन, उसके बाद फिर आगे शूट करेंगे। चलो यहाँ पे देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस है और प्लस यहाँ पे डॉट डॉट लिखा है, तो जिप्सम बनता है क्या? तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? CaSO4। ठीक है, क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, हाफ H2O। ये जिप्सम आपका हो, सॉरी प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया जब यह जल के, ठीक है, जल के 3/2 एक तरह से बोल सकते हैं, या 1 सही 1/2। ठीक है, जल के अणुओं के साथ यह अभिक्रिया करता है तो जिप्सम का निर्माण करता है। जिप्सम क्या हो जाएगा? CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक, ये पूरा ये समीकरण होगी इसके लिए। चलो इसको आप 2 एकम 2 एक 3/2 भी लिख सकते हो इसको, यहाँ 1 सही 1/2 की जगह पे आप डायरेक्ट यहाँ पे 3/2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो यहाँ पे देखो CaSO4 फिर सेम इधर है। ठीक, अगर जल के अणु देखा जाए तो देखो यहाँ पे 2 है तो 2 से ये मतलब कट जाएगा, तो 1 यहाँ पे, और देखो ये 3/2 और नीचे H2, तो ये 2 इधर 3/2 गुणे 2 होगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी 3 एक 4 हाइड्रोजन, तो 2 4 हाइड्रोजन। ठीक, मतलब ये संतुलित है। चलो मैं आगे चलता हूँ। अगला है फर्स्ट के ए के बाद बी नंबर। ठीक, बी नंबर क्या है? बी नंबर देख सकते हो कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। भाई हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन Cl2 क्लोरीन गैस अभिक्रिया कर क्या हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं, और संतुलित करने के लिए यहाँ आगे 2 लगा दो, 2 हाइड्रोजन क्लोरीन 2 क्लोरीन, सिंपल। चलो अगला है आपका जिंक कार्बोनेट और जिंक ओके, जिंक कार्बोनेट अभिक्रिया करने के बाद मतलब इसको गर्म किया जाता है, तो ये जिंक ऑक्साइड और प्लस किस में टूटता है? तो देखो जिंक कार्बोनेट ZnCO3 जो होता है, ये जब इसको गर्म किया जाता है एक तरह से, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप यह जिंक ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। अगर संतुलित करें तो देखो जिंक एक, अगर हम लोग का ऑक्सीजन देखें तो देखो ऑक्सीजन हम लोग का 3, तो 2 एक 3 और कार्बन 1 तो कार्बन 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, संतुलित भी है। ये हम लोग का सी वाला हो गया ना। चलो डी वाला देख लेते हैं। एक क्या है? मैग्नीशियम प्लस, यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है भाई? मैग्नीशियम प्लस यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या ये गलत लिख दिया हूँ क्या? ये आई थिंक ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, चलो इसको मैं छोड़ देता हूँ। ठीक, चलो ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप लोग देख लेना, बाकी इसको मैं सीधा कर ऐड कर दूंगा। बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। ओके, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पे ये चिन्ह, ये तीर रहेगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई? ये क्या मतलब टाइपिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा कर दिया हूँ। चलो बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, यह अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? तो ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा BaSO4। ठीक है, और प्लस आपका क्या बन जाएगा? आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बन जाएगा। इसको संतुलित करना है भाई, तो संतुलित देखो बेरियम, यहाँ पे बेरियम सल्फेट का हम लोग का ओके H2SO4 तो सल्फेट हम लोग का क्लोरीन 2, क्लोरीन हम लोग का यहाँ पे 1 है, तो 2 लगाने के लिए यहाँ 2 कर देंगे, तो H2 है 2, केवल यहाँ 2 लगा देंगे तो संतुलित हो जाएगा। ये हो गया। अगला है F वाला, ये हम लोग का सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट हो गया, प्लस सोडियम आयोडाइड क्या हो जाएगा भाई? आपका सोडियम आयोडाइड। देखो सोडियम आपका Na और आयोडाइड यानी I। ठीक, और यहाँ पे देखो ये दिक्कत वाली, फिर यहाँ पे तीर का निशान हो सकता है रहेगा। ठीक, तो ये सोडियम नाइट्रेट बनेगा आपका, क्या क्या बनेगा? देखो यहाँ पे मैं अभिक्रिया ही बता देता हूँ। देखो ये आपका यहाँ पे देखो Ag से ये I अभिक्रिया कर मतलब ये AgI बना लेगा, और सोडियम या नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कर सोडियम नाइट्रेट का निर्माण कर लेगा। ठीक, ये और ये पूर्ण रूप से संतुलित भी है। तो ये चलो हम लोगों ने 6 थी ना, 6 के 6 ये हम लोगों ने देख लिया। एक यहाँ पे आई थिंक गलत टाइपिंग मिस्टेक थी, तो उसको देख लेना आप। चलो भाई ये बैटरी मेरी कितनी हो गई? 16% पे आ गई भाई। चलो
अब ये अथवा वाला है भाई, यहाँ पे अथवा वाला को भी देख ले का, चलो भाई देख ले फटाक फटाक, क्योंकि यहाँ टाइप है पहले से, तो अथवा वाला भी देख लेते हैं भाई। ये क्या है, एक मिनट रुक जाओ, चलो अथवा वाला यहाँ पे देख लेते हैं मेरे भाई। देखो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 4 का ये अथवा वाला क्लियर। देखो क्या, वियोजन अभिक्रिया सबसे पहले है यहाँ पे, पहला वियोजन अभिक्रिया, उसके बाद संक्षारण और फिर यसद लेपन है। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद निर्माण करे, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पे देखो HGO, ठीक है, ये क्या है, मरकरी ऑक्साइड, जब यह मतलब इस टूटती है मतलब, तो ये Hg और ऑक्सीजन में बदल जाती है, और ये दो ये संतुलित करने के लिए लगाए गए, मतलब एकल यहाँ पे अभिकारक है, टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद देता है, तो ये वियोजन अभिक्रिया होती है, सिंपल। उसके बाद हम लोग का क्या है भाई, उसके बाद हम लोग का संक्षारण है। संक्षारण के बारे में आप सब लोग जानते हो भाई। संक्षारण क्या होता है कि धातुएं जब वायु अथवा नमी के संपर्क में आती हैं तब उन पर एक परत जम जाती है जो उन्हें संक्षारित करने लगती है, इस प्रक्रिया को ही संक्षारण कहते हैं, सिंपल। उसके बाद यसद लेपन है। यसद लेपन क्या होता है, देखो लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए इस पर जस्ता यानी वही जिंक की एक परत चढ़ा दी जाती है। यह प्रक्रिया ही यसद लेपन या गैल्वेनीकरण कहलाती है। याद रखना, यसद लेपन को ही हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक। तो चलो आपका ये वियोजन अभिक्रिया, संक्षारण, यसद लेपन भी क्लियर। आपको बाकी ये देखो, ये करना होगा, ये करना होगा, अथवा का ऑप्शन रहता है, ठीक। आपका मन कोई भी एक करो, बाकी मैं सब सॉल्व करा दिया। अब हम लोग उपखंड ग पे चलते हैं, लेकिन फ़ोन को थोड़ा मैं 20 मिनट तक चार्ज कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग ये उपखंड ग के प्रश्नों को करेंगे। इसमें मेंडल का नियम पढ़ेंगे, ये पुष्प में ये जो ये चित्र है, इस चित्र को देखेंगे, ये तो प्रश्न हट चुका है। उसके बाद हम लोग वृकाणु यानी नेफ्रॉन की संरचना, उसकी कार्यविधि को समझेंगे, और अंत में मानव के पाचन तंत्र का, यानी आधे घंटे की अभी वीडियो है। चलो तो चलो अभी हाँ मैं शूट करता हूँ आगे चलकर, पहले चार्ज कर लेने दो फ़ोन। ओके यार, चलो तो हम लोग यहाँ उपभाग ग का यानी अब बायोलॉजी वाला प्रश्न करते हैं, और इसमें पहला प्रश्न और 7वें के बाद ये 8वां प्रश्न हो जाएगा पेपर का, ठीक। इसको करते हैं। यह क्या है कि मेंडल के नियम क्या हैं, उनको उचित चित्रों द्वारा समझाइए, ठीक। चलो देखते हैं मेंडल के नियम क्या है। मेंडल ने अपना निम्न 3 नियम मटर के पौधे पे प्रयोग कर प्रस्तुत किया था, आप सब लोग जानते हो, ठीक है। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अवयवन का नियम। चलो तीनों नियमों को हम लोग पढ़ते हैं और उनको उचित चित्रों द्वारा समझते हैं, क्योंकि यहाँ उनको उचित चित्रों द्वारा समझाइए लिखा हुआ है। चलो देखते हैं, यहाँ पे देखो ये हम लोग का उपखंड ग प्रश्नोत्तर संख्या 8। देखो मेंडल ने भिन्न भिन्न गुणों वाले, इसमें थोड़ा लिख दोगे उत्तर डालकर कि मेंडल ने भिन्न भिन्न गुणों वाले मटर के पौधों के बीच संकरण कराया और उनसे प्राप्त परिणामों के आधार पर वंशागति का नियम प्रतिपादित किया, जिसे मेंडल का आनुवंशिकता का नियम कहा गया। और आगे लिख दोगे कि ये नियम निम्न है या ये नियम कुछ इस प्रकार है, ऐसे लिख दोगे। और इसमें चलो एक एक अब हेडिंग डालकर लिख लो। पहला आप प्रभाविता का नियम, और सेकंड आप पृथक्करण का नियम, इसी तरह तीनों लिखकर हम लोग तीनों की व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रभाविता का नियम पढ़ते हैं कि प्रभाविता का नियम है क्या, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे 2 मार्क में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या है। देखो यहाँ पे देखो, जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी संतानों में से एक लक्षण ही परिलक्षित होता है और दूसरा दिखाई नहीं देता। पहले लक्षण को यानी जो दिखाई देता है उसे प्रभावी कहते हैं, और जो दूसरा जो हमें मतलब दिखाई नहीं देता है उसे क्या बोलते हैं, अप्रभावी बोलते हैं। तो ऐसे लिख दोगे कि जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी संतानों में से एक ही लक्षण परिलक्षित होता है और दूसरा दिखाई नहीं देता। पहले लक्षण को प्रभावी तथा दूसरे लक्षण को अप्रभावी बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे हमें चित्र द्वारा समझाने को बोला था, चलो इस चित्र द्वारा हम लोग इसको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कैपिटल टीटी, ये शुद्ध लंबे पौधे हैं भाई, शुद्ध लंबे पौधे कैपिटल टीटी, और ये शुद्ध बौना पौधा क्या है कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। अब देखो यहाँ पे जब इनके बीच संकरण कराया जाता है, ठीक, तो होता क्या है इस बात को देखो। देखो यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लेना, यहाँ पे ये स्मॉल टी रहेगा,
शुद्ध बौने पौधे बोला है, तो शुद्ध बौने पौधे को स्मॉल टी से हम प्रदर्शित करेंगे। तो होता क्या है कि जब इन दोनों के बीच, और जितनी भी ये गलतियां निकल रही है ना लक्ष्य बैच वाले बच्चों, दिक्कत मत करो। मतलब आपको मतलब ये मैं सीधा कर कर वो पीडीएफ को अपडेट कर दूंगा ऐप में, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, चलो। तो ये कैपिटल टी, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। चलो, कैपिटल टी यानी शुद्ध लंबे पौधे और स्मॉल टी यानी शुद्ध बौने पौधे, इनके बीच जब संकरण कराया जाता है तो यहाँ पे हम लोग का प्रथम पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी में हम लोग का कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी ये हम लोग का एक ऐसा पौधा प्राप्त होता है। यह जो पौधा है ये शुद्ध लंबा पौधा नहीं है, ठीक है। शुद्ध लंबा पौधा कैपिटल टी होता है। यह क्या है, एक पौधा है, संकर पौधा है, इसको हम लोग संकर पौधा बोल सकते हैं, जिसमें शुद्ध लंबे पौधे का भी गुण है और शुद्ध बौने पौधे का भी गुण है। और इसमें जो पौधे का गुण दिखाई देता है वो लंबे पौधे का ही गुण दिखाई देता है, और जो बौने पौधे का गुण है वो इसमें छिपा रहता है। तो वही यहाँ पे कहा है कि जो गुण दिखाई देता है उसको प्रभावी बोलते हैं, और जो नहीं दिखाई देता है यानी जो परिलक्षित नहीं होता है उसको अप्रभावी बोलते हैं। तो इसमें स्मॉल टी यानी जो बौने का गुण है वो क्या है, अप्रभावी है, और कैपिटल टी वो प्रभावी है। तो जब शुद्ध बौने पौधे और शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे के बीच हम लोग संकरण कराते हैं तो एक संकर पौधा शुद्ध मतलब सीधा लंबा पौधा प्राप्त होता है, और इसमें बौने पौधे का गुण मतलब छिपा रहता है F1 पीढ़ी के अंतर्गत। और फिर क्या होता है कि जब हम लोग इस कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी इस प्रकार ये जो पौधा प्राप्त हुए F1 पीढ़ी में, इनको लेकर यानी इनके बीजों को लेकर संकरण कराते हैं तो हमें 4 प्रकार के और भी पौधे प्राप्त होते हैं। क्लियर, जिसको हम लोग, और ये नियम किसके अंतर्गत आ जाता है, ये पृथक्करण का नियम अंतर्गत आ जाता है। देखो जैसे, तो ये नियम आप समझ गए, पहला प्रभाविता का नियम, और पृथक्करण का नियम समझ जाओ। जब F1 पीढ़ी के, ये F1 पीढ़ी में विषम युग्मी, ये विषम, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये विषम, ये सम युग्मजी है, ये विषम युग्मजी। तो जब F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी पौधों में स्वपरागण कराया जाता है, वही स्वपरागण यानी वही एक तरह से संकरण कराया जाता है, तो संकरण कराया जाता है तो, या स्वपरागण कराया जाता है तो दूसरी पीढ़ी यानी F2 की संतानों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। इसे ही मेंडल का पृथक्करण अथवा युग्मजों की शुद्धता का नियम कहते हैं। पृथक्करण के नियम को युग्मजों की शुद्धता के नियम से भी जाना जाता है। उदाहरण के तौर पे देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, इस प्रकार के दो पौधों को जो हम लोग का F1 पीढ़ी में ये प्राप्त हुआ था, कराते हैं संकरण। तो देखो कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, यानी ये शुद्ध लंबा पौधा, ये शुद्ध बौना पौधा, और ये दोनों हम लोग के संकर पौधे, इस प्रकार के 4 पौधे हम लोग के प्राप्त होते हैं। क्लियर मेरे भाई, तो ये आपका पृथक्करण का नियम हो गया। यहाँ पे ये थोड़ा चीज याद रखना, यहाँ पे आप ये लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखना चाहो तो नहीं लिख सकते हो, मैंने लिख दिया है। यहाँ पे दो जो जीन का अनुपात है, जीन प्रारूप यानी जीनोटाइप रेशियो, वो क्या है, 1 संबंधी 2 संबंधी 1। ये कैसे निकाला गया है अभी बताता हूँ, उससे पहले लक्षण प्रारूप हम लोग जान लेते हैं। लक्षण प्रारूप यानी फिनोटाइप रेशियो यहाँ पे क्या है, देखो हम लोग का ये लंबा पौधा, शुद्ध लंबा पौधा, ये भी लंबा पौधा है लेकिन इसमें मतलब बौने पौधे का गुण छुपा हुआ है। ये भी लंबा पौधा है लेकिन बौने पौधे का इसमें गुण छुपा हुआ है। तो ये हम लोग एक तरह से बोले तो 3 हम लोग के लंबे पौधे और 1 हम लोग का ये बौना पौधा, तो अनुपात 3 संबंध 1 का हो गया। यही इसी को बोला जाता है लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप रेशियो। तो वो 3 संबंध 1 है। और ये जीन प्रारूप, ये क्या है, जीनोटाइप रेशियो, ये कैसे निकाला जाता है, तो ये देखो 1 2 3 4 कुल हमें प्राप्त हुए, यानी मान लो 100% में से ये हम लोग के 4 प्राप्त हुए हैं। तो 4 में से देखो कैपिटल टी एक अलग प्रकार का है और एक स्मॉल टी अलग प्रकार का है, और ये दो आप सेम टाइप के हैं। तो ये दो सेम टाइप के हैं, मतलब इनकी हिस्सेदारी कितनी है, 50%, और इसकी हिस्सेदारी 25% और इसकी हिस्सेदारी 25%। तो अब देखो इनको कटाओगे तो ये 1, ये 25 दूना 50 2 और ये 25 कम 25, यानी 1 संबंध 2 संबंध 1 का अनुपात आएगा। ठीक, तो वही यहाँ पे 1 संबंध 2 संबंध 1, इसको जीन प्रारूप या जीनोटाइप रेशियो बोलते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। क्लियर मेरे भाई, तो ये याद रखना। चलो अगला हम लोग आगे, ये 2 के बाद ये तीसरा हम लोग इसका नियम देख लेते हैं। जो तीसरा नियम है स्वतंत्र अवयवन का, मेंडल का जो नियम है वो क्या है, स्वतंत्र अवयवन का नियम है भाई। यह क्या नियम बोलता है कि जब 2 जोड़ी विपरीत प्रभावों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती। और उदाहरण के तौर पे देखो
यहाँ पे क्या लिया गया है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी ये क्या है, ये डिनोट करता है गोल व पीला बीज, ये आपका गोल बीज को डिनोट करता है और ये पीला बीज को, ठीक। और ये दोनों दोनों क्या है, शुद्ध प्रभावी है। क्लियर मेरे भाई। अब देखो झुरीदार व हरे बीज को, झुरीदार स्मॉल आर और हरे को वाई 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 स्मॉल वाई, ठीक है, ये याद रखना। गोल को कैपिटल आर, पीला कैपिटल वाई, झुरीदार को कैपिटल मतलब स्मॉल आर और हरा को स्मॉल वाई से प्रदर्शित यहाँ पे किया गया है। ये दोनों क्या है, अप्रभावी है, ये प्रभावी ये अप्रभावी। अब देखो यहाँ पे जब इनके बीच संकरण कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, तो देखो गोल वो पीले बीज प्राप्त होते हैं F1PD के अंतर्गत, यानी कैपिटल आर, इसमें से कैपिटल आर और इधर से स्मॉल आर और इधर से कैपिटल वाई और इधर से स्मॉल वाई, इस प्रकार का पौधा प्राप्त होता है। क्लियर मेरे भाई। पौधा यानी एक तरह से बीज एक तरह से प्राप्त होता है। और इस प्रकार के दो पौधों के बीच जब हम लोग संकरण कराते हैं, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, क्रॉस कराया जाता है कैपिटल आर इसी प्रकार के पौधे के बीच, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनके बीच संकरण कराया जाता है, तो फिर ये 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं F2PD के अंतर्गत। तो यही यहाँ पे लिखा गया है कि F1PD में प्राप्त पौधों के बीच स्वपरागण कराने पर निम्न 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। इसमें प्राप्त ये पौधा जो प्राप्त हुआ है F1PD में, इन 2 पौधों को लेकर हम लोग कराते हैं, तो ये 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। पहला पौधा गोल व पीले बीज वाला, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक। गोल व हरे प्राप्त होता है, गोल के लिए कैपिटल आर है और हरे के लिए स्मॉल आर, जैसा कि यहाँ पे दिया था हरा के लिए हम लोग का, मतलब हरा के लिए स्मॉल आर नहीं भाई, हरा के लिए स्मॉल वाई है। यहाँ पे देखो कैपिटल आर स्मॉल वाई। और उसके बाद झुरीदार वो पीले बीज के लिए, तो झुरीदार, यहाँ पे देखो झुरीदार के लिए हम लोग का क्या था, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर और पीले के लिए कैपिटल वाई था, तो यहाँ पे वही कैपिटल वाई लिख दोगे। और झुरीदार व हरे, तो झुरीदार के लिए आर, ठीक है, और हरे के लिए हम लोग का स्मॉल वाई, ठीक। तो ये आप लोग ऐसे ये चारों को लिख दोगे, इस तरह ये फिगर बनाकर आपका काम हो जाएगा। इतना आपको ये स्वतंत्र V1 के नियम में लिखना पड़ेगा। तो ये आपका 2+2 यानी 4 मार्क का प्रश्न था, लेकिन मेरे जहाँ से आता है ये 6 मार्क में आप लोग एग्जाम में इस बार आ सकता है, क्योंकि 6 मार्क वाले बहुत सारे प्रश्न आपके सिलेबस से हट गए हैं, इसलिए अब ये 6 मार्क में आएगा। क्लियर मेरे भाई। चलो, तो ये हम लोग का हो गया ये प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 9 क्या है कि पुष्प में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करने हेतु स्त्रीकेसर की लंब काट का नामांकित चित्र बनाइए एवं वर्णन कीजिए। सिंपल है भाई। चलो, पुष्प में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करने हेतु स्त्रीकेसर की लंब काट का चित्र बनाना है। ये हम लोग की स्त्रीकेसर का लंब काट का चित्र है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये चित्र बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये पुष्प के स्त्रीकेसर का चित्र है, जिसमें देखो ये आप लोग की ये यहाँ से मतलब ये वर्तिकाग्र से ये यहाँ पे देख सकते हो, ये अंदर ये पराग नली आ रही है, तो हमने पराग नली को ये डिनोट कर दिया कि ये पराग नली है। और इसमें देखो ये बिंदु टाइप का यहाँ पे दर्शाया गया है, इधर से कहीं से परागकण से, मतलब यहाँ पे ये नर युग्मक है, ये आ रहा है, ठीक है, पराग नली के माध्यम से, और यहाँ आ जाता है, यहाँ अंडाशय है, ये पूरा ये अंडाशय के अंदर आपका यहाँ पे क्या होता है, अंड कोशिका यहाँ इसके अंदर होती है, ठीक है। अब देखो इस अंड कोशिका में ना पहले से ही मतलब मादा युग्मक होते हैं, और इधर से नर युग्मक आता है और संलयन करते हैं, और फिर एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो ये पूरा का पूरा आप ऐसा फिगर आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, और ये दर्शाना पड़ेगा चीज़ें, ठीक मेरे भाई। इसका आपको ये कितने मार्क का प्रश्न था, 4 मार्क वाला क्या, तो इसका 2 मार्क मिल जाएगा इस फिगर का बनाने का। और थोड़ा इसके बारे में लिख दो कि नर तथा मादा केंद्रकों का संलयन निषेचन कहलाता है। पराग नली से होते हुए, ये जो नली है पराग नली है, पराग नली से होते हुए परागकण, ये जो परागकण है यानी जिसको नर युग्मक भी आप बोल सकते हो, परागकण अंडाशय में उपस्थित बीजांड तक पहुंच जाता है। ये पूरा पूरा ये अंडाशय है, और इसमें ये आपका बीजांड है, जिसमें आपका मतलब मादा युग्मक होता है, ठीक। तो यहाँ बीजांड तक पहुंच जाता है। बीजांड में उपस्थित अंड कोशिका में क्या होता है कि मादा युग्मक होता है, ठीक है। तो अंड कोशिका से परागकण, यानी जो ये परागकण आया अंड कोशिका से, यानी वही अंड कोशिका यानी मादा युग्मक से संलयन करता है, और संलयन कर मतलब नए मतलब पौधे का एक तरह से निर्माण करता है, और इस प्रकार ये निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है। सिंपल। तो ऐसे आप लोग लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा। इसका 2 मार्क मिलेगा, इसका 2 मार्क, यानी 4 मार्क मिल जाएगा इस प्रश्न का। चलो भाई, तो ये रहा हम लोग का प्रश्नोत्तर संख्या 9।
अब देखो प्रश्नोत्तर संख्या 10 तो आपके सिलेबस से हट गया है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 10 को हम लोग छोड़ते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 11 को कर लेते हैं। यह क्या है कि वृकाणु यानी नेफ्रॉन की रचना तथा उसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए। ओके, चलो इसका करते हैं हम लोग। अब ये जो देखो देखो नेफ्रॉन क्या होता है, यहाँ पे पहले इसका फिगर देखो, इस प्रकार का कुछ इसका फिगर है। हालांकि आपकी एनसीईआरटी की बुक में ना थोड़ा जटिल फिगर दिया हुआ है, तो यहाँ मैंने आसान सा फिगर इसलिए ऐड किया है ताकि आप आसानी से इसका फिगर बना सको, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो फिगर भी तो बनाना पड़ेगा आपको मेरे भाई। ठीक, चलो तो देखो ये वृकाणु क्या होता है, नेफ्रॉन, ये ना मतलब ये वृक्क में पाए जाते हैं, ठीक है, और लाखों करोड़ों की संख्या में पाए जाते हैं, बहुत सारे पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको इतना बड़ा ये फिगर दिख रहा है, लेकिन ये बहुत छोटी संरचना है। ठीक है, बहुत छोटी संरचना। ठीक, तो हम लोग के वृक्क में ऐसे बहुत सारी यानी मतलब बहुत सारे पाए जाते हैं। सिंपल, ये क्या करते हैं कि ये खून से, ठीक है, यानी जो हम लोग का ब्लड होता है, ब्लड से जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, उनका छनन करते हैं। ठीक है, और उसका छनन कर कर और वो मूत्राशय के माध्यम से उसको बाहर निकाल देते हैं। तो सिंपल, अब चलो इसको हम लोग कैसे इसको लिखोगे, तो इसका देखो वर्णन किया गया है प्रश्नोत्तर संख्या 11। लिखोगे कि वृकाणु यानी कोष्ठ में लिख दोगे नेफ्रॉन। ठीक है, वृक्क की कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है। दोनों वृक्कों में लाखों की संख्या में वृकाणु होते हैं और प्रत्येक वृकाणु रुधिर को छानता है तथा मूत्र का निर्माण करता है। क्लियर भाई? देखो यहाँ वृकाणु क्या है, वृक्क यानी वही आपकी लीवर। ठीक है, लीवर की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होते हैं। कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई कहने से मतलब कि इनसे मिलकर एक तरह से बना होता है और इनमें ये कार्य करते हैं। और दोनों वृक्कों में लाखों की संख्या में वृकाणु होते हैं और प्रत्येक वृकाणु यानी हर एक वृकाणु क्या करता है कि रुधिर को छानता है तथा मूत्र का निर्माण करता है। कैसे करता है देखो, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये फिगर बनाओगे और इसके बारे में थोड़ा मतलब आप सारी चीज़ें लिखोगे। देखो ये फिगर बना लेना ऐसे जैसे ये बनाया गया है, आसान सा फिगर है। यहाँ देखो ऐसे ये यहाँ फिगर बना दोगे, ये वृक्क की धमनी सीधा यहाँ आती हुई और यहाँ से निकलती हुई वृक्क की सीरा की शाखा बना लोगे। ठीक, अब देखो ये वृक्क धमनी से क्या होता है कि वृक्क धमनी से अशुद्ध रक्त आता है। किस में? ये कोशिका गुच्छ। यहाँ पे ये जो ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे ना, ये कोशिका गुच्छ इसको बोला जाता है। इस कोशिका गुच्छ में कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि यहाँ से रक्त जो होता है, यहाँ से शुद्ध रक्त, ठीक है, यहाँ से अशुद्ध रक्त जो भी आता है इसमें से शुद्ध रक्त छनकर वो सीरा के माध्यम से वो वापस अंगों में चला जाता है। और यहाँ से जो भी उसमें से अशुद्ध पदार्थ निकले हैं, यहाँ से ये इसके इधर ये साइड में ये जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इसको बोमेन संपुट बोलते हैं। तो इस बोमेन संपुट में आ जाती है और इससे एक ये नालिका गई होती है। ये नालिका सीधे ऐसे जाकर यहाँ पे और ये संग्राहक नालिका में मिलती है। तो यहाँ से जो भी अपशिष्ट पदार्थ है ऐसे आकर और ये संग्राहक ये नालिका है इसमें चले जाते हैं। और संग्राहक नालिका आपका समझ जाओ कि एक तरह से मूत्राशय से सब मतलब जुड़ी होती है और सब ये मतलब एक तरह से यहाँ से मतलब जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है यहाँ पे आता है और मूत्राशय के माध्यम से तो बाहर निकल आता है। ठीक, तो चलो अब देखो यहाँ पे यहाँ मतलब ये जो नालिका होती है इसके शुरू वाले भाग को अवरोही चाप बोलते हैं, अलग अलग नामों से भी जानते हैं। और यहाँ पे देखो ये जो यहाँ पे आकर यहाँ छोटा सा ये जो पार्ट है इसको हैनले का चाप भी बोलते हैं। ठीक, और फिर यहाँ से ये ऐसे आता है और ये संग्राहक नालिका में मिल जाता है। ये संग्राहक नालिका है। तो ये आपको फिगर बना लेना है। तो अब चलो हमने अब जो भी यहाँ पे बताया इसकी अब थोड़ा हम लोग रचना इधर लिख लेते हैं। रचना कैसी होती है इसकी, किस तरह, तो चलो रचना में आप लोग लिख दोगे कि वृकाणु या नेफ्रॉन के प्रारंभ में एक कप जैसी संरचना होती है। ये यहाँ पे जो संरचना थी ये कप जैसी, इसी को बोला गया है। ठीक, जिसे बोमेन संपुट कहा जाता है। बोमेन संपुट के अंदर बहुत कोशिकाएं पाई जाती है, यानी जो यहाँ पे जो कोशिकाएं थी। ठीक है, उसके बाद देखो जिसे कोशिका गुच्छ या इंग्लिश में ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? कोशिका गुच्छ। क्लियर? बोमेन संपुट से एक नालिका निकलकर संग्राहक नालिका में जाकर मिलती है। ये आप यहाँ से निकली, यहाँ से आकर ये यहाँ पे मिल गई। आप बीच में ये सब चीज़ें भी लिख सकते हो, लेकिन कोई लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब इसकी कार्यविधि कैसे होती है, कार्यविधि को थोड़ा समझ लेते हैं। देखो वृक्क धमनी से आए हुए यानी ये जो वृक्क धमनी है इससे जो आए हुए अशुद्ध रक्त हैं, वृक्क धमनी से आए हुए अशुद्ध रक्त कोशिका गुच्छ द्वारा छाना जाता है। यहाँ पे जो ये कोशिका गुच्छ है इसके द्वारा क्या किया जाता है कि छाना जाता है। छनित शुद्ध रक्त वृक्क शिरा से होते हुए वापस चला जाता है। इस यहीं पे वृक्क शिरा होती है, इससे वापस चला जाता है। ठीक है, अब देखो तथा छनित अशुद्ध पदार्थ, अब जो छनित अशुद्ध पदार्थ जैसे आपका यूरिया या अन्य जो लवण और जल होते हैं
बोमैन संपुट में एकत्रित हो जाते हैं। ये जो इधर खाली स्थान होता है इसी को बोमैन संपुट बोलते हैं, इसमें एकत्रित हो जाता है और बोमैन संपुट से निकलने वाली नालिका के माध्यम से संग्राहक नालिका में चला जाता है, इस संग्राहक नालिका में चला जाता है। और ऐसा मतलब बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा ऐसा मतलब बहुत सारी ये वृकाणु होते हैं उनके द्वारा ये कार्य लीवर में होता है। और अंत में इसके बाद क्या होता है कि जो भी अपशिष्ट ये पदार्थ होते हैं मूत्राशय में एकत्रित होते रहते हैं और मूत्राशय से फिर मतलब जब जब भाई क्रिया होती है उसकी भी हम लोग के मतलब शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है मूत्र के रूप में। समझ में आ गया ये चीज़ है। चलो तो ये क्लियर, अब इसको मैं साइड में करता हूँ। अब हम लोग का अंत में इसका अथवा वाला एक प्रश्न बचता है, आपके एग्जाम में 2 ये आए तो आप दोनों में से कोई एक ही करना होगा, लेकिन इसको भी हम लोग करेंगे। ये क्या है कि मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा पोषण प्रक्रिया को भी समझाइए। चलो मानव के हम लोग क्या करते हैं कि पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हैं और पोषण प्रक्रिया को भी समझाते हैं। यहाँ पे देखो इसके लिए 1 मिनट यार, ये हम लोग की प्रश्नोत्तर संख्या 11 का अथवा वाला प्रश्न है, कहाँ रख दिया, चलो ये रहा। यहाँ पे देखो सबसे पहले तो ये आपका ये फिगर बनाना पड़ेगा भाई, ये पूरा का पूरा ये आपका मानो कि ये पाचन तंत्र का फिगर अब कैसे आप बनाओगे वो आप जानो, मुझे फिगर खुद नहीं बनाना आता, इसलिए ये देखो आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, इसको ऐड कर लिया हूँ। देखो यहाँ पे ये दर्शाया गया कि ये आपका मुख गुहा है, यहाँ पे ये जीभ है और यहाँ पे ये नालिका आ रही है। ठीक, इस नालिका में यहाँ पे ग्रसनी पड़ती है, ये हालांकि थोड़ा नीचे दर्शा दिया गया, यहाँ पे ग्रसनी पड़ती है उसके बाद कंठ पड़ता है और फिर ये ग्रास नली यानी भोजन की नली होती है, ये आती है भोजन की नली और यहाँ पे ये आपका आमाशय यानी पेट है। ठीक है, और फिर यहाँ पे पेट से आपका क्या आता है कि छोटी आंत में आता है भोजन और छोटी आंत से बड़ी आंत में और बड़ी आंत से फिर क्या होता है कि गुद्दा द्वार के माध्यम से ये अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। और यहाँ से आने तक यहाँ तक की ये पाचन की क्रियाएं स्टार्ट हो जाती हैं जब हम लोग मुंह में भोजन डालते हैं, तभी से पाचन की क्रिया मतलब जो भी हम लोग के भोजन में मतलब पदार्थ होते हैं हम लोग के शरीर के लिए, जैसे ग्लूकोज या जो भी चीज़ें हो गई प्रोटीन, वो भोजन से मतलब निकाली जाती है हम लोग के विभिन्न अंगों द्वारा। ठीक, तो ये पूरी की पूरी क्रिया क्या होती है, पाचन की क्रिया होती है। ठीक भाई, तो प्रश्न हमें पूछा था कि मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा पोषण प्रक्रिया को भी समझाइए। तो चलो पोषण प्रक्रिया क्या है भाई, पोषण जो है ना वो क्या है भाई, तो पोषण देखो ये एक ना मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि मतलब यह एक जटिल क्रिया है। ठीक है, ठीक मेरे भाई, और जो पाचन होता है ना, पाचन वो पोषण के अंतर्गत ही आता है, सिंपल। ठीक, पोषण और पाचन में अंतर है। पोषण क्या है, एक जटिल क्रिया है। ठीक है, और समझ जाओ कि उसको करने के लिए एक पाचन उसका मतलब जैसे पोषण एक राजा है तो उसी में एक ये सैनिक है पाचन, इसी प्रकार आपके 5 सैनिक होते हैं जो पूरी भोजन को पचाने में एक तरह से जिसके अंतर्गत पूरा भोजन पचता है। तो चलो समझते हैं। सबसे पहले ये फिगर आप ऐसे बना लोगे और लिखोगे शुरू में कि ठीक है कि शरीर के विभिन्न भागों द्वारा जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। इस प्रक्रिया से प्राप्त विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए सहायक होते हैं। आगे देखो, आगे लिखा गया है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में एक लंबी आहार नालिका होती है, यही जो नालिका मैं इसकी बात कर रहा था। ठीक है, जो 8 से 10 मीटर लंबी होती है और मुख यानी मुंह से स्टार्ट होती है और अंत में ये नीचे तक गुद्दा द्वार तक जाती है और हालांकि बीच में अब बहुत सारे अंग होते हैं। ठीक, तो मुंह से गुद्दा द्वार तक फैली होती है। इस आहार नालिका में भोजन का कुछ इस प्रकार से पाचन होता है। किस प्रकार से पाचन होता है, तो सबसे पहले आप मुंह में पाचन हेडिंग बना लो। मुंह में पाचन कैसे होता है भाई, तो चलो इस चीज को समझ लेते हैं कि मुंह में कैसे पाचन होता है। तो देखो यहाँ पे, ठीक है, 1 मिनट यार, ओके चलो, तो हम लोग मुंह में पाचन देखते हैं। मुंह में पाचन कैसे होता है, देखो जब हम भोजन को मुंह में डालते हैं, ठीक है, डालते हैं तो मुंह में उपस्थित दांत भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं और जीभ लार की मदद से इस भोजन को लसलसा बना देती है। लार में उपस्थित लार एमाइलेज या टैलिन मंड या स्टार्च जो भोजन में उपस्थित होते हैं उन कणों को शर्करा में बदलकर उनका पाचन मुख में ही शुरू कर देते हैं। ग्रसिका की सहायता से भोजन ग्रास नली में ढकेल दिया जाता है। ग्रसिका यहाँ पे होती है जो कंठ के ऊपर होती है, ठीक है, उसकी मदद से ग्रास नली यानी भोजन की नली में यानी कंठ के नीचे भोजन ढकेल दिया जाता है। तो वही लिखा है कि ग्रसिका की सहायता से भोजन ग्रास नली में ढकेल दिया जाता है। ग्रसिका की पेशियां लगातार फैलती तथा
सिक्योरिटी रहती है, इस प्रक्रिया को ही क्रमाकुंचन कहा जाता है। वो तो सारी ये यहाँ से यहाँ तक पूरी सभी नालिकाएं फैलती और मतलब दबती रहती है, सभी वो क्रियाएं क्रमाकुंचन कहलाती है। ठीक, तो यहाँ पे चलो इसके लिए लिखा गया है। ग्रसिका में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। ग्रास नली के माध्यम से भोजन अमाशय में पहुंच जाता है। ये जो ग्रास नली होती है इसके माध्यम से भोजन क्या होता है, ये अमाशय यानी पेट में पहुंच जाता है। क्लियर भाई, तो इतना लिख लोगे। अब उसके बाद पेट में पहुंच गया तो पेट यानी वही अमाशय में पहुंच गया, तो अमाशय में पाचन लिख दो। अमाशय में पाचन कैसे होता है, तो यहाँ पे लिख दो कि यह जे आकार की एक थैलीनुमा संरचना होती है। भोजन यहाँ पर 3 से 4 घंटे उपस्थित रहता है। देखो ये क्या है, एक ये जे प्रकार की, ये क्या है, आकृति है, ये पेट। ठीक, तो यह जे आकार की एक थैलीनुमा संरचना होती है। भोजन यहाँ पर 3 से 4 घंटे उपस्थित रहता है। जैसे ही भोजन अमाशय में पहुंचता है, जठर ग्रंथियों द्वारा जठर रस स्रावित होने लगता है, जिस समय हाइड्रोक्लोरिक एवं पेप्सिन तथा रेनिन नामक एंजाइम होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक भोजन के माध्यम को अम्लीय करता है तथा भोजन के कठोर कणों को क्या करता है कि गला देता है। साथ ही भोजन के साथ आए सूक्ष्म जीवों को भी नष्ट करता है। कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह अक्रिय पेप्सिन को भी क्रियाशील बनाता है। रेनिन दूध को फाड़कर उनके प्रोटीन अलग करता है और पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। अंत में भोजन भूरे रंग की लई के रूप में बदल जाता है, जिसे काइम कहते हैं, और इसके बाद यह ग्रहणी में प्रवेश करता है। ठीक है भाई, इसके बाद कहाँ जाता है, ग्रहणी में जाता है। अब देखो हम लोग ग्रहणी में पाचन को समझते हैं। ग्रहणी क्या होती है, जो छोटी आंत होती है उसके ऊपर ये मतलब छोटा सा भाग होता है। ठीक है, जो मतलब छोटी आंत के ऊपरी वाला भाग होता है। तो ग्रहणी छोटी आंत के अग्रभाग पर उपस्थित एक सी आकार की संरचना होती है। यहाँ पे जो ये संरचना है, ठीक है, यहाँ पे एक संरचना है सी टाइप की। ठीक, तो ग्रहणी छोटी आंत के अग्रभाग पे उपस्थित सी आकार की एक संरचना होती है। ग्रहणी में अग्न्याशय से अग्न्याशयी तथा यकृत से पीत रस स्रावित होता है। ठीक मेरे भाई, पीत रस में कोई एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदलता है। अग्न्याशयी रस में उपस्थित ट्रिप्सिन, लाइपेज आदि एंजाइम भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, और इसके बाद यह क्षुद्रांत में चला जाता है। यानी भोजन अब इसके बाद ग्रहणी के बाद क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में चला जाता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्षुद्रांत में जाता है, तो यहाँ पे लिखते हैं। अब क्षुद्रांत में जाने के बाद क्या होता है, यानी छोटी आंत में, तो ग्रहणी तक भोजन का लगभग पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। फिर भी कुछ बचे हुए भोजन का पाचन क्षुद्रांत में भी होता है, और अंत में अपशिष्ट यानी वही जो मल है बचता है। यहाँ ये हाँ ठीक है, बचता है, जो बड़ी आंत में पहुंचता है, जिसमें जल का अवशोषण होता है, और उसके बाद यह अपशिष्ट यानी मल गुद्दा द्वार के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पूरी पूरी हम लोग की पाचन की क्रिया हो गई। ठीक, आगे लिख दोगे, चूंकि हमें पोषण के बारे में लिखना था तो आगे एक लाइन छोड़कर लिख दोगे कि इस प्रकार सजीवों द्वारा भोजन यानी जो पोषक पदार्थों का अंतःग्रहण यानी भोजन को शरीर में पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया। ठीक है, अंतःग्रहण, पाचन और अवशोषण और स्वांगीकरण करने एवं अपच पदार्थ का परित्याग करने की संपूर्ण प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। ऐसे लिख दोगे अंत में थोड़ा सा, तो ये आपका हो जाएगा पोषण के बारे में। तो मैं जो बोला था कि मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा पोषण प्रक्रिया को समझाइए, तो पूरा का पूरा ये हमने पोषण प्रक्रिया को समझा दिया, सिंपल। ठीक, चलो, और अगर केवल यहाँ पे बोल दे कि मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए या पाचन क्रिया को समझाइए, तो आपको ये वाली पंक्ति नहीं लिखनी, ये बस ये लाइन छोड़कर बाकी ऊपर जितना था वो आप पाचन क्रिया के लिए लिख दोगे। ठीक, चलो भाई, तो आशा करता हूँ सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, सारा का सारा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो बाकी आप कमेंट भी कर देना, और अगर आप अभी तक हमारी ऐप डाउनलोड नहीं किए हो UPMSP स्टडी, तो आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लेना भाई, आपके स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगी ऐप। और वहाँ पे आप लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लोगे तो ये सारे के सारे ये पेपर जितने भी हैं इनका PDF आराम से, अब देखो यहाँ पे ये जो अभी अब मैंने लास्ट क्वेश्चन पढ़ाया इतना बड़ा है, तो आपको कई बार में इसको याद करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो वहाँ पे PDF रहेगा, तो आप जब मन करेगा आप वहाँ पे खोलकर ओपन कर आप पढ़ते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे चीज़ें। इसलिए लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लेना, मात्र 99 रुपये क्या है मेरे भाई,
ठीक, आप देखो जैसे विज्ञान का पेपर आपका 29 फरवरी को है, 22 फरवरी को आप लोग का क्या है, 22 फरवरी को आपका हिंदी, उसके बाद 22 के बाद 23, 24, 25, 26, 27, 28 इतने दिनों की छुट्टी मिल रही है। ठीक है, 29 को नहीं है शायद, 29 को तो शायद मैथ है, 27 को ना है शायद आपका विज्ञान। तो इतने जो भी बीच में मतलब 1-2 दिनों का गैप मिल रहा है, ठीक है, उसमें आपके पास ये पेपर का पीडीएफ रहेगा तो आप रिवाइज कर सकते हो। तो सारी चीज़ें रिवाइज कर लोगे और उसी में से ज़्यादातर चीज़ें आएंगी। तो इसलिए लक्ष्य बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पे कोई दिक्कत हो ज्वाइन करने में तो इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो। बाकी चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।